तो क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत एकदम झकास चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और भी झकास बनाने के लिए मैं लेके आ गया हूं आपके लिए ये लेक्चर आज का। तो देखो देखो भैया, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आपको ये सारी चीजें डिस्कस करने में, पढ़ाने में, आपको एलोबरेट करने में, ये चार्ट्स प्रेजेंट करने में, सारा टीचिंग कराने में। अब पता नहीं आपका कितना आपको मोटिवेशन रहता होगा, कितना आपको एक्साइटमेंट रहता होगा। इसलिए एक मोटिवेशन आप अभी ले लो। अगर आपको पढ़ने की अगर एक्साइटमेंट है तो आपको अपने सीए एग्जाम क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे से आप लिख के ले लो। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तब क्या था पता है? मतलब जो पढ़ाई थी वो मतलब नस नस में ऐसे समा गई थी कि मतलब एक दिन अगर मिस हो जाता था ना कोई रीजन से, तो ऐसा लगता था जैसे मतलब मानो कि क्या ही हो गया, आज तो संसार इधर का उधर हो गया। मतलब समझ ही नहीं आता था कि अब क्या करना है। और ऐसा लगता था साला एक दिन मिस हो गया, अब तो आगे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस कवर होगा। बट यही चीज अगर आपकी एक्साइटमेंट आपको पढ़ने के टाइम में होगी तभी आपको ये सी एग्जाम क्रैक कराएगी। तो इसके लिए डू एनीथिंग विच यू लव। और और नेक्स्ट आप समझो, एंड स्टार्ट लव फ्रॉम द थिंग विच यू आर डूइंग। ओके, तो बहुत अच्छा सा आपको कोट मैंने बताया ये स्टार्ट करने से पहले। क्या? डू वॉट यू लव और लव वॉट यू आर डूइंग। ओके, तो देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। किसका? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर वाले चैप्टर का, जिसमें अपन ने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी ये अपन फटाफट एक बार देख लेते हैं। अपन ने चौथा चैप्टर है जो इसका सीए इंटरलॉ का अपन ने स्टार्ट करा था। क्या हो गया? ओके, नहीं ऐसा मत जाओ। देखो, कहां से ये रहा चैप्टर 4। तो अपन ने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी भैया? अपन ने देखो सेक्शन 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर कि क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट। वोटिंग राइट के बारे में सेक्शन डिस्कस करा था अपन ने। सेक्शन 48 वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट कि जो शेयर होल्डर्स के राइट है उसमें कुछ वेरिएशन कर दें, कुछ चेंज कर दें तो क्या होगा। सेक्शन 49 कैन कॉल शैल बी यूनिफॉर्म मींस कॉल है जो शेयर कैपिटल है उस पर कॉल कैसे करते हैं, सारा का सारा यूनिफॉर्म, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना। कॉल इन एडवांस के केस में क्या होगा? सेक्शन 50। सेक्शन 51 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 52 इश्यू ऑफ द शेयर एट प्रीमियम। ओके, प्रीमियम के बारे में अपन ने बात करी थी। सेक्शन 53 प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ द शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेशल केस है जहां पे आप कर सकते हो, तो वो आप सेक्शन 52 में जाओगे तो आपको डीपली बताया है। सेक्शन 53 अपन ने डिस्काउंट वाला। सेक्शन 54 इश्यू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर, खून पसीने वाले जो शेयर है वो कौन से हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। नाउ अब अपन कौन से सेक्शन पे आएंगे? सेक्शन 55 इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब अपन आएंगे प्रेफरेंस शेयर के जो डिस्कशन पे। इससे पहले का जो पार्ट था वो अच्छे से हाईलाइटेड चार्ट्स के फॉर्म में आपको ये नोट्स में दे रखा है। आपको अगर ये नोट्स चार्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली आप फ्रीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आपको अवेलेबल है। देखो नेक्स्ट कौन सा है सेक्शन? सेक्शन 55। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 55। क्या नाम है? इश्यू एंड डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अपन ने अभी तक डिस्कशन किया था, किसके बारे में डिस्कशन किया था? अपन ने अभी तक डिस्कशन अपन कर रहे थे इक्विटी शेयर के बेस पे और ऑल ओवर जो शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज है उसके बेस पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। अब अपन आते हैं स्पेसिफिकली प्रेफरेंस शेयर के डिस्कशन पे। ओके, प्रेफरेंस शेयर का इश्यू एंड उसका रिडम्पशन। इश्यू मींस उसको शेयर कैपिटल को इश्यू करना, रिडम्पशन मीन वापस शेयर कैपिटल को वापस खरीदना या पैसा लौटाना। मींस कुछ भी आप समझ लो, आपने रिडम्पशन पढ़ा होगा 12th या फाउंडेशन में। ओके, नाउ सबसे पहले तो सुंदर से चार्ट के फॉर्म में आपको ये दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं। इन इन प्रेफरेंस शेयर की जाति कितने प्रकार की होती है, क्या जाति है क्या प्रजाति है, वो सारा का सारा हमने आपको ये चार्ट में दिया है। आप देखो,
सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं सर। कौन कौन है बेटा? सबसे पहला तो प्रेफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन सा टाइप है? ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बेस पे कितने प्रेफरेंस शेयर होते हैं? तो सर 2 प्रेफरेंस शेयर होते हैं। किसके? सबके 2-2 बेटे। ओके, ये दादाजी है, इनके 4 बेटे। अब समय बदल चुका है, अब आजकल 2-2 ही है। ओके, तो देखो, इनके 4, इनके 2। इतना ये जस्ट मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर के दादा के कितने बेटे? 4, और उन दादा के पोते कितने? 2-2 मिला के 4 के सबके 2-2 मींस 8 है। देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बेस पे, या पहले 4 इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बेस पे होगा, उसके बाद में पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, मींस कंपनी का जो सरप्लस होगा उसमें पार्टिसिपेशन के बेस पे कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एंड कन्वर्जन के बेस मींस उनको कन्वर्ट करने के बेस पे वो कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एंड रिडम्पशन के बेस पे कितने प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो 4 है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बेस पे 2 होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मींस जिनका डिविडेंड अगर एक कंपनी मान लो 1 साल नहीं दे रही, 2 साल नहीं दे रही, 3 साल भी नहीं दे रही, कितने सालों के लिए भी अगर कंपनी का डिविडेंड नहीं दिया है, तो एक साथ में क्या होता जाएगा? क्यूमुलेट होता जाएगा। मींस एक साथ में वो इकट्ठा होता जाएगा, उनका साथ साथ में, मींस पहले साल का नहीं दिया, पहले साल का क्यूमुलेट हो गया, दूसरे साल नहीं दिया तो पहला साल दूसरा साल दोनों बाकी रह गए, तीसरे साल में अगर कंपनी को अगर देना है तो उन तीनों सालों का उसको डिविडेंड देना होगा। उसके बाद में आता है नॉन क्यूमुलेटिव, मींस ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड है वो नॉन क्यूमुलेटिव है, जो इकट्ठा नहीं होता है। मींस अगर एक कंपनी ने 1 साल का डिविडेंड नहीं दिया, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी अगर नहीं देना चाहती है, मतलब देगी नहीं, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव होगा। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके पास में ये वाले शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर, वो ये नहीं बोलेगा कि पिछले साल आपने हमको डिविडेंड नहीं दिया तो इस बार दो। नहीं, आपके पास में नॉन क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर है तो आपको डिविडेंड पिछला वाला नहीं मिलेगा, इसी साल का मिलेगा। उसके बाद में आते हैं किसके बेस पे? पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या कंपनी के जो सरप्लस अमाउंट पड़ा है, मींस कंपनी के पास में रिजर्व रखा हुआ पैसा पड़ा है, जो प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें हिस्से की बात करें तो उसके बेस पे 2 प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। मींस पार्टिसिपेटरी मींस जो कंपनी के सरप्लस में, जो कंपनी के प्रॉफिट्स में, जो कंपनी के रिजर्व्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। मींस कंपनी के पास में अगर कोई सरप्लस पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है किसी भी रीजन का, तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका नाम होता है पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी नाम से मतलब समझ आ रहा है जो पार्टिसिपेट इनमें नहीं कर सकता। अगला आता है कन्वर्जन के बेस पे। कन्वर्जन में कितने प्रकार के होते हैं? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो या तो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज में, अदर फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल में, अदर फॉर्म ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर या किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो क्या है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन के बेस पे 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। मींस रिडीमेबल वाले शेयर वो शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनकी एक मेच्योरिटी है, जिनकी एक एक्सपायरी डेट है। मींस जब एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तब कंपनी ने साफ साफ डिबेंचर के आगे लिखा था 10 इयर्स प्रेफरेंस शेयर। ओके, 10 इयर्स प्रेफरेंस शेयर मींस 10 साल के बाद में वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। वो प्रेफरेंस शेयर आप, कंपनी आपको वापस पैसा देगी, आप कंपनी को वापस प्रेफरेंस शेयर दे दोगे। वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। इररिडीमेबल मींस परपेचुअल, जब तक कंपनी की लाइफ है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक हम आपके साथ में है। इररिडीमेबल मींस एक कंपनी अपने एंड पे वो शेयर है वो रिडीम नहीं कर सकती कि इसका एक्सपायरी डेट आ गया। वो क्या है? चिरंजीवी है। चिरंजीवी मींस इमॉर्टल, इमॉर्टल। रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो देखो भैया, प्रेफरेंस शेयर कितने होते हैं? 4 होते हैं। डिविडेंड के बेस पे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जिनका इकट्ठा होता रहता है डिविडेंड वो क्यूमुलेटिव, जो इकट्ठा नहीं होता नॉन क्यूमुलेटिव। सरप्लस में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2 तरह के होते हैं, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरप्लस में भाग ले सकते हैं, जो हिस्सा अपना डिमांड कर सकते हैं वो पार्टिसिपेटरी, और जो नहीं डिमांड कर सकते वो नॉन पार्टिसिपेटरी।
कन्वर्जन के बेस पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जो अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। रिडम्पशन के बेस पे दो होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। जो रिडीम भी हो सकते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, और जो कभी रिडीम नहीं हो सकते कंपनी के बेस पे वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ओके, अब देखो सब सेक्शन क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर के सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो नॉट इश्यू एनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, भले ही एक इररिडीमेबल टाइप ऑफ शेयर था जो पहले इश्यू होता था, बट कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट होके ये जो इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर है वो क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं इश्यू होना। इसलिए सेक्शन 51 में क्लियरली 55 सब सेक्शन 1 में क्लियरली लिखा है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात। अगला सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मींस जो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो, जिनका रिडम्पशन, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड है, उनका अगर आप क्या कर रहे हो? इश्यू कर रहे हो, तो उसके क्या प्रोविजन है वो देखो आप। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड कंडीशन एप्लीकेबल टू द इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 इसके बारे में सारे के सारे प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे इश्यू करना है, आपको कैसे रिडीम करना है। तो सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 में? ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आपका इश्यू एंड रिडम्पशन है, सबसे पहले तो आपके खुद के आपके संविधान में जो आपका खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये लिखा होना चाहिए। किसके प्रोविजन लिखे होने चाहिए? प्रेफरेंस शेयर के इश्यू एंड रिडम्पशन के बारे में क्या लिखा होना चाहिए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय दिस आर्टिकल। पहली चीज जो आप संविधान में नहीं लिखा है आपने आर्टिकल्स में, वो आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन करा होना चाहिए कि हम ये इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सेप्शन देयरटू। कि एक जो आप प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल तो आपका बंद है, आप कर नहीं सकते, लेकिन मान लो एक कंपनी है बोल रही है मैं 30 सालों के लिए 50 सालों के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा हूं, ठीक है, समझ गया? तो एक कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमने आपको छूट दे दी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसका मिस यूटिलाइजेशन करो। आप तो बस ये तो वैसे भी इरिडीमेबल टाइप में हो गया, आप 50 सालों के लिए शेयर इश्यू कर रहे हो, तो इसके लिए एक टाइम लिमिट रखी गई कि इतने टाइम के लिए आप एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो। तो वो टाइम पीरियड क्या लिखा है इसने कि प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड विद इन ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, कितने टाइम में? रिडीम्ड विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। कि आप कितने टाइम में ये कर सकते हो रिडीम? 20 सालों के अंदर अंदर। मैक्सिमम टेन्योर आपका कितना है? 20 सालों के अंदर ही होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9। देखो रूल 9 ने ये नीचे 4 तरह के कंडीशन दिए हैं कि कब है वो आप इसका एक्सेप्शन में आप इश्यू कर सकते हो। ओके, इसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं। क्या? सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9। क्या 20 सालों के लिए इश्यू कर सकते हो, लेकिन रूल 9 के कुछ एक्सेप्शंस है वो आप फॉलो कर लो। क्या? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6 ऑफ दिस एक्ट। क्या सर हमको ये याद रखना है? नहीं, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड शार्प है, बहुत अच्छी बात है। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम होता है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6 एक्ट के शेड्यूल 6 में लिखा है एक कंपनी में इश्यू प्रेफरेंस शेयर for a period exceeding 20 years but not exceeding 30 years, subject to redemption at least 10% of such preference share annually beginning from the 21st year onward as earlier proportionate basis at the option of the preference share holder। देखो बहुत अच्छी चीज इन्होंने ये यहाँ पे बताई है। क्या बताई है? कि इश्यू कर सकते हैं फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स, लेकिन बट इन्होंने बीच में क्या डाल दिया? बट
इसको फिर से वैसे ही हाईलाइट करेंगे, बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। क्या लिखा है कि एक जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो काम होता है, मींस अब देखो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक छूट दे दी कि आप चलो कोई बात नहीं है, आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो जो 20 ईयर से ज्यादा रिडीमेबल हो, लेकिन 10 सालों की छूट है, 20 सालों से ऊपर कर सकते हो लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? सब्जेक्ट टू। इसको भी अपन इसी कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि कंडीशनल जो बातें हैं वो हाईलाइटेड रहे। सब्जेक्ट टू क्या? रिडम्पशन एटलीस्ट 10% एन्युअली। कि भले ही आप 20 सालों से ज्यादा इश्यू करो लेकिन 20 साल पार होते ही 21st ईयर से आपको जितना आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, 10 साल है, हर साल आप 10-10% एक काम करो, रिडम्पशन ले लो। क्या करो, आप हर साल 10-10% से रिडीम कर लो ताकि 10 सालों में 10 जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग है वो आप रिडीम कर लो पूरा का पूरा। किसके बेस पे? ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। एनुअली आप प्रोपोर्शनेट बेस पे क्या कर लो, रिडीम कर लो। ये समझ में आई आपको चीज कि आपने एक प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, जो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी है आपकी, तो आप 20 सालों से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि हर साल आप 10% आप रिडीम करोगे ताकि 10 सालों में आपका पूरा रिडम्पशन प्रोपोर्शनेट बेस पे होता जाए। ओके, नाउ अब जो ऊपर एक्सेप्शन बताई थी कि रूल 9 का एक्सेप्शन है, वो क्या बोलते हैं? रूल 9 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। सब रूल 1 क्या बोलता है? ए एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी पास्ड एट द टाइम ऑफ सच इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द कंपनी शुड नॉट हैव subsisting default in the redemption of preference share or payment of dividend due to any preference share। ऊपर बोल दिया कि आप 20 सालों तक एक प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, लेकिन क्या आपने पहले अपने लाइफ टाइम में अपने करियर में कुछ पाप किए हैं? क्या आपका पास्ट मैटर करता है? ओके, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है एज ए कंपनी? वो आपको क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। रूल 9 एक्सेप्शन बताता है कि भले ही हमने आपको 20 साल की छूट दी है, भले ही हमने आपको बोला है कि आप 20 सालों का रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि हम आपको अगर खुली छूट दे देंगे तो आप तो कुछ भी करने लग जाएंगे। एक मम्मा ने एक अपने बच्चे को बोला है कि ठीक है बाहर जाके खेल ले क्रिकेट, लेकिन वो अगर उसका फायदा उठाए, बाहर जाके क्रिकेट खेलने की जगह वो चला गया कहीं अपने फ्रेंड के घर में, रात को लौटा ही नहीं, रात को लेट आ रहा है, ओके, तो अगले दिन क्या करेगी मम्मी? दो कान पे चमाट मारेगी? नहीं मारेगी, बिल्कुल मारेगी। इसी तरह कंपनी ने क्या करा, इनको छूट दी लेकिन लगाम अपने हाथ में रखी है। क्या बोला है सब रूल 1 में, क्या बोलते हैं कि पहली चीज तो आपको अगर प्रेफरेंस शेयर अगर आपको क्या करना है, इश्यू करना है, तो आप क्या करोगे, एसआर पास करो जनरल मीटिंग में। उसके बाद में जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तब आपने किस चीज में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए? क्या डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए? रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। आपने अगर पहले कोई रिडीम मान लो इशू करे हैं, तो पहले तो आपने वो रिडम्पशन किया ही नहीं जो होने चाहिए थे। अब आप नए शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। आपने अगर पहले अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो पहले उनका रिडम्पशन आप करो अगर वो ड्यू है, उसके बाद आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना। उसके बाद में या फिर आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन द प्रेफरेंस शेयर, या आपने क्या जिनका प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू करा है उनको डिविडेंड ही नहीं दिया। मान लो अगर उनको डिविडेंड पे करना था और आप डिविडेंड ही नहीं दे रहे हो, तो आप नए इश्यू करके आपको कौन सब्सक्राइब करेगा? या फिर अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप तो फिर से डिफॉल्ट की कंडीशन में जा रहे हो। इसके लिए अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं तो पहले तो आप एसआर पास करो। दूसरी चीज, आपके कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसमें? डिविडेंड देने में। जो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशूड है एंड जो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशूड है उनका रिडम्पशन में कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नाउ सब रूल 2 एंड 3 क्या बोलते हैं
enumerate the matters to be specified in the resolution and explanatory statement to be annexed to the notice such general meeting in which the resolution has to be passed respectively। कि आपको जो सब रूल 2 और 3 ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बोलता, पहले रूल से रिलेटेड बात बोल रहा है कि आप जो नोटिस दे रहे हो उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाओगे जिसमें सारी की सारी डिटेल लिखी होगी, बस इतनी सी बात है। सब रूल 4 बोलता है कंपनी दैट इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स to maintain a register of member under section 88 shall contain the particular in respect of preference shareholder। देखो कोई भी चीज आप करो जो कंपनी से रिलेटेड है, आपको रजिस्टर तो मेंटेन करना ही है। शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो कुछ भी हो तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, तो ये ध्यान रख लो कहीं भी बात आए आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। वही बात सब रूल 4 बोलता है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें सारी डिटेल होगी किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। बस रूल 5 सब रूल 5 क्या बोलता है, इफ ए कंपनी विश टू लिस्ट इट्स प्रेफरेंस शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मान लो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने हैं अपने क्या, प्रेफरेंस शेयर को, शेल इश्यू सच शेयर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड विद द सेबी। कि भैया आपको अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर लिस्ट करवाने हैं तो सेबी की बात तो माननी पड़ेगी। ओके, अगर आप ननियाल जा रहे हो, ओके, एक तो आप अपने घर पे रह रहे थे इतने टाइम से तो आपको खुली छूट थी, अब आप जा रहे हो ननियाल में तो उस ननियाल के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, आपको कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो आपको वहां के रूल फॉलो करने होंगे। इसीलिए बोल रहा है कि अगर आपको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अपने प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करवाना है तो आपको उनकी तो माननी पड़ेगी, बस सीधी सी सिंपल सी बात है। नाउ अब क्या आता है, अब आते हैं नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर आप इशू इरिडीमेबल तो कर ही नहीं सकते, लेकिन रिडीमेबल के बारे में सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 में लिखा था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। दूसरा 20 साल से कम का टेन्योर 20 साल तक का होना चाहिए, लेकिन आप इंफ्रा में काम करते हो तो 20 साल से ज्यादा का कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर इशू, लेकिन 30 साल तक का रिडम्पशन पीरियड होना चाहिए जिसमें भी 20 साल पार होने के बाद में हर साल 10-10% आप करते जाओ। उसके बाद में रूल लिखे कि आपको अगर इश्यू करवाना है तो आपको एसआर पास करवाना होगा, और एसआर पास करवाने के साथ साथ में जब आप इश्यू कर रहे हो तो आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, किसमें, डिविडेंड देने में और पिछले जो शेयर है उसको रिडीम करने में। दूसरा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है बस, और जो आप नोटिस दे रहे हो उसके साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें सारी बातें लिखी होगी। और सब रूल 5 बोलता है कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है अपने प्रेफरेंस शेयर तो आपको सेबी की बातें माननी पड़ेगी बस। नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे रिलेटेड क्या बातें हैं, प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ, जो प्रेफरेंस शेयर है वो आप रिडम्पशन किससे करोगे। देखो कंपनी ने पैसा लिया किससे, जो इन्वेस्टर थे, अपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इन्वेस्टर ने क्या दिया, कंपनी को पैसा दिया। अब कंपनी ने 20 साल तक अपना बिजनेस चलाया, कंपनी ने उन पैसों का यूज किया अपने जो उसके मान लो ऑब्जेक्टिव्स थे। अब वापस पैसे भी तो रिडम्पशन, मान लो 20 साल कंप्लीट हो गए, अब क्या करना है, रिडम्पशन करना है उन शेयर का, मींस इन्वेस्टर को पैसा वापस देना है, शेयर वापस लेने हैं। ओके, इसको रिडम्पशन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप ये रिडम्पशन किससे कर सकते हो, कौन सा अमाउंट है जिससे आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो सबसे पहला तो है प्रॉफिट आउट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ द सच रिडम्पशन। पहले तो आप उन प्रॉफिट का यूज कर सकते हो जो आप किस में यूज कर सकते थे, इसने बोला है विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, वो आपका प्रॉफिट जो आप डिविडेंड देने के लिए आपके पास में अवेलेबल था, उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, भले ही आपने मान लो आप क्या आपने आपको क्या करना था, आपके पास में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, या फिर मान लो आपके पास में पैसा पड़ा है जो आप जिसका डिविडेंड दे सकते हो, और आपने मान लो डिविडेंड दिया नहीं है या फिर कुछ भी प्लान है, वो पैसा आपके पास में है, तो उन पैसों का आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन भी कर सकते हो। मींस जो आप पैसे से डिविडेंड दे सकते थे उसका आप रिडम्पशन भी कर सकते हो उस पैसे से। दूसरा प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू, आप क्या कर सकते हो, फ्रेश इश्यू कर सकते हो, मींस आपने नए फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर के कर दिए जिससे जो पैसा आप आए
वो आप क्या कर सकते हो, वापस लौटा सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। शेयर टू बी रिडीम्ड शैल बी फुल्ली पेड। जो आप रिडम्पशन कर रहे हो, जो आप शेयर वापस ले रहे हो, इन्वेस्टर को पैसा वापस दे रहे हो, वो फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 10 रुपए का शेयर था, इन्वेस्टर ने आपको खाली 6 रुपए 7 रुपए देके फ्री कर दिया, अब आप रिडम्पशन कर रहे हो उसको वापस वही पैसा देके। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कंप्लीट अपना जो शेयर होल्ड किया है वो फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। वेयर सच शेयर आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब ऊपर इन्होंने लिखा कि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से कर सकते हैं, लेकिन इसने नीचे क्या कंडीशन दी कि आप प्रॉफिट में से, प्रॉफिट वाले पार्ट से कर सकते हो रिडम्पशन, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? ए सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड out of such profit and free reserve which otherwise be available for dividend shall be transferred to a reserve called the capital redemption reserve। आप रिडम्पशन तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। क्या नाम से? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको एक अलग से आपकी कंपनी में अकाउंट, आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। भले ही आप प्रॉफिट से कर सकते हो, लेकिन क्या क्रिएट करके? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम का एक रिजर्व क्रिएट करके। नेक्स्ट, द अमाउंट टू बी क्रेडिट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैज टू बी मेंटेन विद द सेम सैंक्टिटी एज पेड अप शेयर कैपिटल। आपको उसका उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह आप अपने शेयर कैपिटल का ख्याल रखते हो। Capital Redemption Reserve (CRR) can be reduced only in the manner as paid up share capital can be reduced under this act। कि आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल को कैसे रिड्यूस करते हो, उसी तरीके का प्रोविजन आपको फॉलो करके सीआरआर को रिड्यूस करना है। सोर्स ऑफ प्रीमियम पेबल एट रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। देखो, अब जब एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी, तो आप उसको क्या है, प्रीमियम पे रिडम्पशन करेगी। ओके, मैं मान लो 100 रुपए का शेयर है, अब वो रिडीम कर रही है, तो क्या करेगी, 110 10 में रिडम्पशन करेगी। शेयर होल्डर को बोलेगी कि हम आपको अब 110 में पैसा देंगे, जो शेयर कैपिटल आपने होल्ड कर रखी थी। तो जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टर को दे रहे हो वो कहां से आएगा? वो कहीं ना कहीं से तो कंपनी देगी ना, वो कहीं ना कहीं से तो कंपनी को देना पड़ेगा। इसके लिए बोला है कि उसका भी स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो आप कहां से दे सकते हो। इन्होंने कैटेगराइज किया है कि सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर सच क्लास ऑफ द कंपनीज अंडर सेक्शन 133। ऐसी कंपनीज जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से क्या कर सकती है, प्रीमियम दे सकती है बिफोर सच शेयर आर रिडीम। ओके, premium payable on the redemption of the any preference share issued on or before the commencement of this set। या फिर मान लो ऐसे कोई भी क्या प्रेफरेंस शेयर जो कब इशू हो रखे थे, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले। कंपनीज एक्ट 2013 आया था 2013 में, अभी चल रहा है 2025। ओके, तो एक मैक्सिमम पीरियड था 20 साल का, तो अभी तक तो 12 साल का ही गैप आया है। तो ऐसे शेयर्स हैं जो अब रिडीम होने हैं, जो एक्ट आने से पहले इशू हुए थे, मान लो 2001 में, 2002 में या 2005 में। तो वो कहां से कर सकते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। या तो कंपनी के प्रॉफिट से, या कंपनी के पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा है तो उससे क्या कर सकता है, रिडम्पशन कर सकता है। ओके, एनी अदर केस में इधर कुछ नहीं दे रखा, बट शायद आई थिंक था, लेकिन इसमें से वो स्किप हो गया, बट कोई ना, मैं इसको वापस सही कर दूंगा बाद में। ओके, तो दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो और आपको आपकी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133, तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट दे सकते हो। लेकिन आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कब करे थे? जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तो या तो आप प्रॉफिट से कर सकते हो या आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो। अब आपको सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 बोलता है इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आपने पहले से इशू कर रखे थे, अब आपको क्या करने और प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, तब आपको क्या
प्रोविजन फॉलो करने हैं। वेयर ए कंपनी इज नॉट ए पोजिशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर, ऊपर अपन ने एक बात करी थी कि आप कहां से रिडम्पशन कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकते हो या फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू से रिडम्पशन कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। कि आप आपके पास में अभी पैसा नहीं है, आप एक काम करो, शेयर कैपिटल इश्यू करो, उससे जो पैसा रेज हो वो आप पहले वाले जो रिडम्पशन है वो करो। तो इसका क्या प्रोविजन है, where a company is not in position to redeem any preference share to or to pay dividend on a such preference share called unredeemed preference share in accordance with the terms of issue, then such company may issue further redeemable preference share to the holder of the unredeemed preference shares equal to the amount due including the dividend thereon with the consent of the holder of the 3/4 of the value in such unredeemed preference share and approval of the tribunal on the petition made by this behalf. In this way, the unredeemed preference share shall be deemed to have been redeemed. Okay? नोट दे रखा है, in the regard to the preference share held by shareholder who have not consented to the issue of the further redeemable preference share, the tribunal shall order redemption forthwith. अब देखो, कंपनी के पास में क्या था, कंपनी को टाइम आया कि अब करने हैं अपन को शेयर रिडीम, लेकिन कंपनी क्या हो गई, कंपनी की जेब हो गई खाली। अब कंपनी के पास में पैसे नहीं है किसको, शेयर होल्डर को देने के लिए कि भैया हमारे पास में तो कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, आपको जो करना है कर लो। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट को यह भी लगा, मान लो किसी के पास में पैसा नहीं है तो क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कंपनी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज है अटैच करेगा, बेचेगा, करेगा, सारा शेयर कैपिटल वापस जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको दे देगा। ऐसे तो सारे जो कंपनी चलाने वाले हैं वो कंपनी खोलेंगे, इश्यू करेंगे, पैसा रेज किया, पैसा रेज करके क्या करा, अब भाई हमारे कंपनी के आप असेट बेचो, आप कंपनी जो भी इन्वेस्टर है उनको पैसा लौटाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा। इसके लिए क्या बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टर को हम एक चीज प्रोवाइड कराते हैं कि ठीक है आप रिडीम मत करो। अब उसकी मेच्योरिटी आ गई है, मान लो जितने भी साल के लिए आपने 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल जितने के लिए भी आपने इशू करा था प्रेफरेंस शेयर, अभी आपके पास में पैसा नहीं है, आप एक काम करो, उन शेयर की जगह आप एक काम करो, एक नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो उन्हीं शेयर होल्डर्स को जिनके पास में क्या थे, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे। मान लो मेरे पास में, आपके पास में एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर थे जिसकी मेच्योरिटी अभी है, लेकिन मेच्योरिटी टाइम आया, लेकिन कंपनी के पास में क्या है, अब लिक्विडिटी, पैसे नहीं है देने के लिए। कंपनी के पास में अगर लिक्विडिटी नहीं है और अपने पास में जो प्रेफरेंस शेयर पड़ा था वो क्या हो गया, वो तो अब एक्सपायर हो गया, उस पे जो टाइम लिमिट लिखी थी 10 इयर्स, 8 इयर्स या फिर जितने भी 20 इयर्स लिखी थी वो एक्सपायर हो गई, तो अपने वो कोई काम का नहीं रहा। तो इसमें अभी अपन इसमें अभी क्या होगा, कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप एक काम करो, जो शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर होल्डिंग जो थी, जो प्रेफरेंस शेयर थे वो अगर रिडीम होने थे, उनका रिडम्पशन होना था, उनका 3/4 के रेशियो में 75% शेयर होल्डर्स जो भी है, कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ द वैल्यू, 3/4 ऑफ द वैल्यू, नॉट 3/4 ऑफ द किसका, ऑफ शेयर होल्डिंग। मान लो जो शेयर होल्डर थे वो कितने के थे, शेयर्स थे 1000, कितने रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, वैल्यू हो गई 10,000। तो इसका 3/4 कितना होता है, इसका 3/4 होता है 7,500, मीन्स 7,500 की वैल्यू के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं, किससे, एक रिजोल्यूशन के थ्रू, कि आप एक काम करो, फ्रेश शेयर कैपिटल जो रिडीम होना था शेयर होल्डर, उनको नए शेयर होल्डर, नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो, ताकि जो पुराने एक्सपायर हो गए वो तो गए,
जो नए शेयर आप इश्यू करोगे वो अपन मानेंगे वो सेम जो शेयर थे जो हमारे पास में पहले थे वही आएंगे, बस कुछ नहीं। जो ओरिजिनल पहले के प्रेफरेंस शेयर है वो एक्सचेंज हो जाएंगे नए प्रेफरेंस शेयर के साथ में, लेकिन उनका रिडम्पशन अब नई मेच्योरिटी पे होगा, बस इतना सा बोला है। उसके बाद में 3/4 तो वैल्यू के वो शेयर होल्डर थे जिन्होंने अप्रूवल दे दी। अब मान लो जो 1/4 है, जो 25% जो वैल्यू के शेयर होल्डर बचे हैं, वो बोलेंगे हम कहाँ जाए। तो उनके लिए कंपनीज एक्ट बोल रही है कि अगर आपको लगता है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो आप एक काम करो, ट्राइब्यूनल के पास में जाओ। आप ट्राइब्यूनल के पास में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो कि हमारे पास हमारे साथ में क्या हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ में, मान लो गलत हुआ है। और जब तक ट्राइब्यूनल क्या करेगी, अपना एक्शन नहीं लेगी, अपनी बात नहीं बोलेगी, तब तक क्या होगा, तब तक आप शेयर रिडीम नए शेयर इशू नहीं करोगे। बस ये बात बोलता है कौन, सेक्शन 53 सबसेक्शन 3। सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो अभी ऊपर अपन ने बात करी थी कि अगर आपको रिडीम करना है तो आपको एक नए रिजर्व बनाना होगा जिसका नाम होगा सीआरआर। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व account may be applied in paying up unissued share of the company to be issued to the member as fully paid bonus share। कि अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं तो आप उनका सीआरआर अमाउंट यूज कर सकते हो। सेक्शन 55 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 55 ने क्या क्या बातें बोली है, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नहीं इश्यू कर सकते, रिडीमेबल करना है 20 साल तक का, 30 साल जो इंफ्रा में काम कर रहे हैं लेकिन 10% से हर साल उसको रिडीम करना है, एसआर पास करवाना है, पिछला कोई भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिविडेंड देने में, रिडम्पशन करने में आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, एंड अगर आपको लिस्ट करवाना है तो सेबी के रूल फॉलो करना पड़ेगा। और किस में से आप रिडीम कर सकते हो, प्रॉफिट में से या फ्रेश इश्यू करके। अगर आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो तो उसमें आपको 3/4 ऑफ वैल्यू अनरिडीम जो शेयर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूव लेना पड़ेगा। तो अगर आप फुल्ली पेड, आपका जो शेयर है जो आप रिडीम कर रहे हो फुल्ली पेड होना चाहिए। एंड किस में से आप रिडीम कर सकते हो, क्या क्या अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। आपको उसका उसी तरह ध्यान रखना होगा जैसे आप पेड अप शेयर कैपिटल का ध्यान रखते हो, और आप उसको रिड्यूस कर सकते हो जिस तरह आप पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का प्रोविजन है। ओके, आउट ऑफ प्रॉफिट आप रिडीम कर सकते हो, या फिर आपने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना रखा है तो उससे आप रिडीम कर सकते हो। और अगर आपके पास में अभी कुछ नहीं है, वो शेयर रिडीम करने के लिए आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है, तो आप नए शेयर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लेकिन 3/4 वैल्यू वाले शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो इससे कंसर्न नहीं है इस बात से, वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात, सेक्शन 56 क्या बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 56 सब of Companies Act 2013, transfer and transmission of securities or interest of the member in a company। दो बात बोलता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। क्या दोनों अलग अलग है, ट्रांसफर अलग है, ट्रांसमिशन अलग बात है। सबसे पहला सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 56, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एक शेयर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांसफर आपको रजिस्टर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में शेयर कैपिटल पड़ी थी, आपके मन में इच्छा आई मैं काम करता हूं, मेरी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मेरा, वो वाला वो वाली है, मैं उसको क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, उसका खर्चा पानी निकल जाएगा। ओके, लेकिन ये नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांसफर कराना पड़ेगा, मींस ट्रांसफर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्या बोलता है, एक्सेप्ट where the transfer is between the person both of whose name is entered as a holder as of the beneficial interest in the record of the depository, company shall register a transfer of security of a company or interest of the member in a company in case of company having the no share capital, except in case। पहले इसने क्या कर दिया, एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या दिया,
कि ऐसा नहीं है कि आप, अब एक बात बताओ, आपके पास में क्या है, आपके पास में मान लो कोई चीज है और वो चीज आप क्या कर रहे हो, भाई को दे रहे हो। तो क्या आप अपनी चीज अगर भाई को दे रहे हो तो आपको जाके अपने मम्मी से पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपकी चीज आप अपने भाई को दे रहे हो? नहीं लेनी होगी परमिशन। लेकिन वही चीज अगर आप अपने पड़ोसी को दे रहे हो, वही चीज आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी होगी। ओके, उसी तरह ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई शेयर है कंपनी का, वो अगर बेनिफिशियल ओनर के नाम पे रजिस्टर्ड है, मान लो मेरे पास में शेयर था कंपनी का और उसका बेनिफिशियल ओनर मीन जब मैं नहीं रहूंगा या मेरे नहीं होने के केस में वो शेयर का जो राइट्स है वो किसको ट्रांसफर होगा, उसका नाम रजिस्टर्ड है और उसी को वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। मेरी, मान लो मेरी मम्मी के नाम, पापा के नाम, वाइफ के नाम पे बेनिफिशियल ओनरशिप है उनकी, कि मैं मेरे मींस एब्सेंट के केस में उस वो शेयर किसको ट्रांसफर होगा, अगर उसी को वो शेयर ट्रांसफर हो रहा है, उसके केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरी नहीं है ये ट्रांसफर। लेकिन अगर किसी और को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ये रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़ेगी। कब? या तो आप सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उसमें आपने इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है। मान लो आपने, आपको 25% या 20% आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन आपको साथ में कुछ कंडीशन फॉलो करनी होगी। वो कौन सी कंडीशन है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बोथ बाय द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरिंग। कब रजिस्टर होगा? एक आपको इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मान लो आपको एक सेल डीड, आपको एक ऐसा कुछ लिखित में या आपको इंस्ट्रूमेंट एक रजिस्टर कराना होगा जिससे दोनों पार्टीज, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ा होगा जिसमें अगर आप कुछ काम करते हो तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा जिससे ये ट्रांसफर हो, जो रजिस्टर हो दोनों के बीच में। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट स्पेसिफाई द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरिंग, जिसमें क्लियरली जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफरी जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेनामी ट्रांसफर कर रहे हो, सामने वाले का आपने कुछ नाम पता लिखा ही नहीं, आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर कैसे माना जाएगा? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड। जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, आपका स्टाम्प्ड होना चाहिए, मींस उस पे मोहर लगी होनी चाहिए, वो ऑफिशियली स्टाम्प्ड, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जितने का भी स्टाम्प लगता है वो उसका स्टाम्प पे होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर शुड बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म SH4 इन केस ऑफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। फिर अगर आपके पास में फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी है और आप वो ट्रांसफर कर रहे हो तो फॉर्म SH4 में आपको ट्रांसफर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी along with the certificate relating to the share transferred within 60 days from the date of execution। जब आपने वो सेल एग्जीक्यूशन या सेल ट्रांजैक्शन किया या ट्रांसफर किया, ओके, आपने कुछ डॉक्यूमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, आपने सेल डीड बनाई, ओके, वो आपको सर्टिफाइड होने के, आपको रजिस्टर कराने के अगले 60 दिनों के अंदर अंदर आपको कंपनी को देना होगा। From the date of execution, if the share certificate is not in existence, the letter of allotment of securities should be filed। अगर आपके पास में फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट दोगे। ठीक है, अब सुंदर सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी है, वो अपन ने इधर एक सिंपल से चार्ट फॉर्मेट में दे दिया है कि ट्रांसफर, रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी कंपनी इफ, आपको तभी रजिस्टर करना है वो ट्रांसफर या इंटरेस्ट जब क्या क्या कंडीशन फुलफिल हो जाए, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो जाए दोनों के बीच में, एक कोई भी मींस, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, दोनों के बीच में लिखा पढ़ी, दोनों के बीच में रिटन कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में रिटन प्रूफ होना चाहिए कि वो हम ट्रांसफर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रूमेंट में नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन होना चाहिए किसका, ट्रांसफरी जिसको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं।
स्टाम्प पे होना चाहिए। मान लो आपने आपने एक सादा पेज निकाला, आपने उसका नाम, एड्रेस सब कुछ लिख दिया, अब आप बोल रहे हो कि ये ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपको ऑफिशियल स्टाम्प पे रजिस्टर कराना होगा। इंस्ट्रूमेंट है जो फॉर्म एसएच 4 में होना चाहिए, स्पेसिफाइड फॉर्म में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एंड सर्टिफिकेट जो भी हो, आपको किसको डिलीवर करना है? कंपनी को डिलीवर करना है। ये अगर 5 बातें आपकी फॉलो होगी तभी आपका ट्रांसफर है वो रजिस्टर होगा। नाउ ट्रांसफर ऑफ द पार्टली पेड शेयर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफरर अलोंग। मान लो आपके पास में एक कंपनी के शेयर कैपिटल थी, ओके, जिसमें से अभी तक आपने 10 रुपए में से 6 रुपए ही आपने पे किया है उस शेयर कैपिटल पे। उनका ट्रांसफर कैसे होगा? ऊपर लिखा था कि जो ट्रांसफर होगा वो फुल्ली पेड शेयर पे होना चाहिए। अपन ने प्रेफरेंस शेयर वाला पढ़ा था ऊपर, वो फुल्ली पेड पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है पार्टली पेड की, कि जो पार्टली पेड अप शेयर है उनका ट्रांसफर कैसे होगा? वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन, कि जो जिसके पास में शेयर्स हैं, जिसके पास में सिक्योरिटीज है, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन कर रहा है ट्रांसफर? वो होता है ट्रांसफरर। और जिसके पास में ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी। तो एप्लीकेशन अगर किसने करी है? ट्रांसफरर खुद ने, अकेले ने करी है। एंड रिलेट टू द पार्टली पेड अप शेयर, एंड किससे रिलेटेड है वो? पार्टली पेड अप शेयर। कंपनी शेल नॉट रजिस्टर ए ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर अनलेस 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 कब तक रजिस्टर नहीं करना है? अनलेस the company has given a notice in form SH4 to the transferee, and the transferee has given no objection to the transfer within 2 weeks from the date of receipt of the notice. अब ये क्यों है? देखो, आपके पास में एक शेयर था कंपनी का, ओके, आपके पास में शेयर था, कंपनी ने क्या करा? 5 रुपए अभी तक मांगा है, ठीक है, 5 रुपए अभी तक मांगा है। अब क्या हो रहा है? अब जो ट्रांसफरर है, जिसके पास में ट्रांसफर है, उसको दिमाग में एक बात आई कि मैं काम करता हूं, एक कंपनी को डायरेक्ट एक एप्लीकेशन दे देता हूं कि मेरे पास में जो शेयर कैपिटल है, अब मेरे पास में तो अब कुछ है नहीं देने के लिए कंपनी को, तो एक काम करो, मैं कंपनी को लिख के दे रहा हूं कि मेरे ये जो शेयर कैपिटल है वो एक काम करो, मेरे फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर कर दो, या मेरी मदर या फादर, जिसके नाम पे भी आपको ट्रांसफर करना है, वो उसके नाम पे आप ट्रांसफर कर दो। अब क्या हुआ? पार्टी पेड अप शेयर है, कंपनी ने मान लो अगर कंसीडर किया, कंपनी ने वो रजिस्टर कर दिया, तो बाकी के 5 रुपए कौन लाइबल है देने के लिए? जिसके नाम पे शेयर कैपिटल ट्रांसफर हुई। अब आप उसके पास में जाओगे पैसे मांगने के लिए, वो बोलेगा भैया मेरे को तो इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे इसने शेयर ट्रांसफर कर रखे हैं। ओके, अगर बात फुल्ली पेड अप शेयर की हो तो सामने वाले को मतलब ही नहीं है, क्यों? उसको आप कुछ पैसा ही नहीं देना। ये चीज के लिए कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि अगर आप पार्टली पेड अप शेयर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों? बाकी का पैसा वो कंपनी उससे मांगेगी, और वो अगर बोलेगा कि भैया मेरे को तो आपने पूछा ही नहीं, आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर आप ट्रांसफरर के नाम, ट्रांसफर की एप्लीकेशन के बेस पे अगर आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप एक काम करोगे, सबसे पहले आप फॉर्म नोटिस दोगे फॉर्म SH5 में। किसको नोटिस दोगे? जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफरी, उसको नोटिस दे दोगे। और उसने क्या करा है? नो ऑब्जेक्शन दिया है। उसने क्या दिया है? नो ऑब्जेक्शन दिया है विद इन 2 वीक्स। उसने बोला है भैया मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे नाम पे ट्रांसफर करो तो ठीक है, आप कर सकते हो। अगले 2 वीक्स में, अगले 2 हफ्ते में उसने क्या करा है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस उसने नो ऑब्जेक्शन दे दिया, एनओसी दे दी है अपनी। अब नीचे सिंपल फॉर्म में अगर आपको सीधा डायरेक्ट आपको गो थ्रू करना है, वेयर एप्लीकेशन मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन रिलेट टू द पार्टली पेड अप शेयर। जब, तो क्या करेगी कंपनी? शेल नॉट रजिस्टर अनलेस, जब तक क्या नोटिस करेगी, नोटिस देगी SH5 में टू द ट्रांसफरी, एंड ट्रांसफरी में अगले 2 हफ्ते में ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया हो, एनओसी दी हो। कब? अगर पार्टली पेड अप शेयर है, ट्रांसफरर के बोलने पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, जिसके पास में शेयर है, तो कंपनी वैसे रजिस्टर नहीं करेगी, सबसे पहले उसको नोटिस देगी SH5 में, और वो अगले 2 हफ्ते में क्या देगा? एनओसी देगा, एनओसी देगा, सॉरी। एग्जम्पशन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद रजिस्ट्रार गिवन, कि
इतना सब जमेला ऊपर जो अपन ने बताया, इतना सब जमेला करने की जरूरत नहीं है, नोटिस देना करना। अगर वो शेयर कैपिटल किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन एग्जामिशन तभी है जब आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, एनुअल रिटर्न फाइल करने में, बस। Full exemption from condition laid down by section 56 subsection 1, the transfer of security held by the nominee of the government। अगर कोई गवर्नमेंट के नॉमिनी ने होल्ड कर रखी है तो वो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ये सारा झोल करने की जरूरत नहीं है। पार्शियल एग्जामिशन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे पार्शियल एग्जामिशन है गवर्नमेंट कंपनी को। only an intimation by the transferee specifying his name, address, occupation, if any, has been delivered to the company along with the certificate relating to the bond, and if no such certificate is in existence along with the letter of allotment of the bond, there is no requirement of proper instrument of transfer to be duly stamped and executed by or on behalf of the transferor and by on behalf of the transferee। इतना ज्यादा आपको याद रखने की, पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा आप बस गो थ्रू कर लो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जामिशन है, इतना सारा एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगला सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ट्रांसमिशन क्या होता, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर करना। ट्रांसमिशन क्या करना है, a company is empowered to register transmission of right if it receive a intimation from the person to whom such right has been transmitted। There is no need for submission of the instrument of the transfer in case of the transmission। सबसे पहले तो इतना सारा झोल पढ़ने से पहले आप ये तो पढ़ो ना ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसफर का तो सिंपल वे में आपने बता दिया कि ट्रांसफर होता है, मेरे नाम पे जो चीज थी मैंने क्या करी, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी। जो भी उस चीज से रिलेटेड राइट ऑब्लिगेशन थे वो सारे के सारे जिसके नाम पे अब ट्रांसफर ही है उसके नाम पे गए, उसको ट्रांसफर हो गए। अब मेरे कोई भी लेखा जोखा नहीं है उस चीज का। लेकिन ट्रांसमिशन क्या होता है, the word transmission means devolution of the title to the security otherwise than by the transfer। For example, devolution by the death, succession, inheritance, bankruptcy, marriage, etc. On registration of the transmission of securities, the person entitled to transmission of the securities become the holder of the shares, securities, and entitled to all rights subject to all liability arising thereto। देखो, नहीं ये नहीं जमेगा कलर इसमें, इसमें कौन सा कलर जमेगा, इसमें जमेगा ये वाला, नहीं ये भी नहीं जमेगा। ओके, इसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को ये से कर हाईलाइट। ओके, देखो ट्रांसफर तो होता है कि मेरे जीते जी या मेरे होते हुए या फिर मेरे ध्यान में कोई चीज हो रही है, क्या हो रही है, मेरे कहने पे कोई चीज हो रही है, वो क्या हो रही है, वो होता है ट्रांसफर। ट्रांसमिशन क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें जो घटित होने पे, जो होने पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो तो ट्रांसफर ही रहा है, पर कोई रीजन से अगर ट्रांसफर हो रहा है, मेरे कहने पे नहीं हो रहा, कोई रीजन की वजह से अगर ट्रांसफर हो रहा है, वो होता है ट्रांसमिशन। ओके, किन किन केस में, या तो डेथ हो गई जिसके नाम पे शेयर थे और उसका कोई नॉमिनी है शेयर होल्डिंग का, उसको ट्रांसफर हो गए, या फिर सक्सेशन मींस बेट बाप के नाम पे शेयर थे, बाप नहीं रहा, अब बेटे के नाम पे जाएंगे, उसको बोलते हैं सक्सेशन। इनहेरिटेंस सेम चीज जो पहले बताई थी। बैंकरप्सी पहले जिसके नाम पे शेयर था वो बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया, अब उसके पास में कुछ नहीं है, उसके पास में जो चीज थी सारी की सारी अब किसी और को ट्रांसफर हो रही है, वो होता है ट्रांसमिशन। मैरिज, ओके, लड़की के नाम पे क्या थे, शेयर थे, ओके, सिक्योरिटीज थी, अब उसकी शादी हो गई हस्बैंड के साथ में। अब क्या हो रहा है, मान लो प्रोविजन है या फिर जो उसका क्या बोल सकते हैं, मींस गार्जियन हो गया कोई भी, उसको अगर ट्रांसफर होना है वो हस्बैंड होगा, हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर होगा, तो वो होता है ट्रांसमिशन। कोई केस डेथ, मैरिज, बैंक्रप्सी या फिर इनहेरिटेंस या सक्सेशन के केस में अगर शेयर ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसमें क्या बोलता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, एक कंपनी इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर ट्रांसमिशन। एक कंपनी क्या कर सकती है, उस
ट्रांसमिशन को रजिस्टर करेगी कब? इफ इट रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम एनी पर्सन टू हुम सच राइट हैज बीन ट्रांसमिटेड। अब देखो, ऊपर बात हो रही थी ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर जो ट्रांसफर कर रहा है वो एप्लीकेशन देगा, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, या तो उसकी डेथ हो गई या मैरिज हो गई या फिर क्या हो रहा है, या सक्सेशन इनहेरिटेंस हो रहा है, तो ट्रांसफर क्यों एप्लीकेशन देगा? अब एप्लीकेशन किसके थ्रू आएगी? अब आएगी जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरी जिसके नाम पे ट्रांसमिट हो रहा है वो एप्लीकेशन देगा किसको? कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी? रजिस्टर करेगी। देयर इज नो नीड फॉर सबमिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। भाई, ऊपर वाली जो चीजें, जो ट्रांसमिशन है, वो अगर ये क्लियर कर रही है कि ये ट्रांसफर, ये जो शेयर होल्डिंग है वो इसको ट्रांसफर होनी है, तो आपको एक सेल डीड या फिर कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने की क्या जरूरत है? आप उसके बेस पे आप कर सकते हो डायरेक्टली, आपको कोई जरूरी नहीं है कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की। Now, transfer of the securities of the deceased person by the legal representative, section 56 subsection 5, कि अगर कोई बंदा एक्सपायर हो गया है उसके केस में क्या होगा? The transfer of the any security or otherwise interest made by the legal representative, कि अगर कोई एक्सपायर हो गया है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करना चाहता है? ट्रांसफर करना चाहता है of a deceased person shall be valid as if legal representative is the holder at the time of the execution of the instrument of transfer, even if actual such legal representative not a register holder। भले ही वो उन शेयर का रजिस्टर या सिक्योरिटीज का रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है, बट ये माना जाएगा कि वो एग्जीक्यूशन उसी ने किया है। बस इतनी सी बात है। मींस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मान लेंगे कि वही सिक्योरिटी होल्डर है बस। Time period for the delivery of the certificate, section 56 subsection 4, every company shall, unless prohibited by any provision of the law or otherwise by any court, tribunal or authority, deliver the certificate of all security allotted, transfer or transmitted। टाइम पीरियड नीचे दे रखा है, अलग अलग केस में अलग अलग ट्रांसफर का टाइमलाइन दे रखा है, कि उसने ऊपर बता दिया कि अदरवाइज अगर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर दे दिया तो आप उसका ट्रांसमिशन का जो सर्टिफिकेट है जिसको देना है वो आप कितने टाइम में दोगे? इन केस ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अगर वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है विद इन ए पीरियड ऑफ द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो, ऊपर वाला जो सेक्शन था पूरा का पूरा ट्रांसफर ट्रांसमिशन का था। अब इसने क्या करा है, जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आपको उनके हाथों में कितने टाइम में ट्रांसफर करना है वो इसने टाइम पीरियड बताया है, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने क्या करा, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, तब क्या होगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना पड़ेगा मेमोरेंडम के होल्डर्स को। अब इन केस ऑफ द एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर्स बाय द कंपनी, ऊपर अपन ने प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें अलॉटमेंट वाला प्रोविजन आया था कि अगर कंपनी को किसी भी केस में सिक्योरिटीज अलॉट करनी है तब क्या होगा, अगले 2 महीने के अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, ट्रांसफर के केस में कब? 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जब दोनों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया या एग्जीक्यूट करा कोई भी डॉक्यूमेंट, वो आपको कंपनी के पास में आने के 1 महीने के अंदर अंदर आप एक काम करो, उसको ट्रांसफर को मीन सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दो। डिलीवरिंग ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर की तो बात हो गई। ट्रांसमिशन के केस में जब ट्रांसमिशन का कोई भी इंटीमेशन मिला कंपनी को, उसके केस में 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, उस ट्रांसमिशन को आपको सर्टिफिकेट आपको इसको होल्डर को देना होगा। इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के केस में 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है। इन केस ऑफ ऑल सिक्योरिटी बाय स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, अगले 60 दिनों के अंदर अंदर, ऊपर 2 महीने लिखा है, इसने 60 दिन लिख दिया तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, खाली एक देखो क्या करना है आपको, 4 केस में तो 2 2 1 1, किसमें? सबसे पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पहला ही स्टेप आया, तब आपको 2 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है। उसके बाद में आपने क्या करा होगा, शेयर इश्यू करे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपने
सिक्योरिटीज अलॉट करी होगी, तो आपको वापस उसी टाइम फ्रेम में 2 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट इश्यू करना है। अब मान लो सब हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टस इश्यू हो गए, सिक्योरिटीज इश्यू कर दी। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक दूसरे में। वो आपको एक एक महीने में आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। एंड डिबेंचर के केस में 6 महीने में, मींस वैसे डिबेंचर है और मींस डिबेंचर एक अलग ही सिक्योरिटी से टाइप ऑफ सिक्योरिटी हो गया। तो आप एक काम करो, उसको दिमाग में रखो कि 6 महीने आपको करना है, अलॉटमेंट के 6 महीने में आपको सर्टिफिकेट देना है। स्पेसिफाइड आईएफएससी के केस में वापस 2 महीने मान लो, 60 दिन मान लो, एक ही बात है। अगर आपने 56 सेक्शन में सेक्शन 1 to 5 तक कोई भी डिफॉल्ट किया, कंपनी एंड उसका हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट कर रहा है वो 50,000 का पेनल्टी देगा। डिपॉजिटरी की लाइबिलिटी क्या है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 7, वेयर एनी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड ए पर्सन हैज ट्रांसफर्ड शेयर, इट शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447 विद द लाइबिलिटी मेंशन अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। डिपॉजिटरीज किसको बोलते हैं, देखो ये बात आप समझ लो। डिपॉजिटरीज, अगर आप शेयर मार्केट में डीलिंग करते हो तब शायद आपको आइडिया होगा, जो प्लेटफॉर्म पर आप शेयर की डीलिंग कर रहे हो। हालांकि अब तो इतना मतलब इतना ज्यादा नहीं है कुछ भी कि कोई फ्रॉड हो। आजकल तो सब डिजिटल है, सब हो रहा है एज पर लॉज हो रहा है। बट फिर भी डिपॉजिटरी का सेक्शन है, जो कौन है, जो जिसका अधिकार है या जिसकी लाइबिलिटी है, जो आपकी होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको होल्ड करने की, उसको बेच के उसको परचेज करने की, उसको शेयर सेल करने की। क्योंकि आप फिजिकल तो कहीं जाएंगे नहीं बेचने के लिए, लेने। तो वो एक क्या होता है, मीडिएटर होता है आपका, कौन, डिपॉजिटरी, शेयर होल्डिंग का। अगर उसने कुछ गड़बड़ करी, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, कि किसी पर्सन को धोखाधड़ी करने की अगर इंटेंशन है उसकी, तो क्या होगा, वो 447 में लाइबल होगा। नाउ अगला सेक्शन कौन है, अगला सेक्शन है 57। सेक्शन 57 किसके बारे में, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन किसको बोलते हैं, कि आपने कोई पुरानी मूवीज देखी होगी। अ, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है जिसमें क्या है, गोविंदा की मूवीज आती थी, आपको अमिताभ बच्चन की। आपने देखा होगा छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बहुत अच्छी मूवी है, मस्त कल्ट मूवी है एकदम। क्या अच्छी मूवी है, उस टाइम की कॉमेडी ड्रामा मूवी, बहुत मस्त मूवी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। उसमें आपने देखा होगा जो गोविंदा और अमिताभ बच्चन है, उनकी क्या है, उनके डबल रोल है। कौन है, वो तो है पुलिस वाले, कौन, गोविंदा और अमिताभ। एंड उसके डुप्लीकेट कौन है, वो है चोर। तो मींस दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी वाले कैरेक्टर हो गए। एक पुलिस के कैरेक्टर में अमिताभ गोविंदा, दूसरा है वो चोर के कैरेक्टर में। अब आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और चोरों को ये चीज पता चल जाती है कि ये पुलिस वाले हैं। वो क्या करते हैं, इस चीज का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, वही वर्दी पहन के अब क्या करते हैं, अपने घर जा रहे हैं, मस्ती से बीच में गाना चल रहा है, उनके वाइफ के साथ में डांस कर रहे हैं, उनकी बहन को मीन्स गिफ्ट दिला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं गुंडों के पास में। अब लास्ट में उनके बीच में शॉट आउट होता है, लास्ट वाला क्या मस्त सीन था। ओके, अब आपको ये चीज, ये एग्जांपल से समझ आएगी कि पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है। पर्सोनेशन का मतलब होता है कि कोई और है, ठीक है, एक्चुअल में कोई और है, आप क्या कर रहे हो, वो बनने की कोशिश कर रहे हो या वो बन रहे हो। जैसे कि जो पुलिस वाले थे अमिताभ गोविंदा, जो चोर थे उनके डुप्लीकेट, वो अब पुलिस वाले बनने का ट्राई कर रहे थे। उसी तरीके से अगर आप हो कुछ और, किसी और की तरह बनने का कोशिश कर रहे हो या आपने ट्राई किया, उसको बोलते हैं पर्सोनेशन। अब सेक्शन 57 बोलता है कि अगर आपने शेयर होल्डर का बनने का ट्राई किया, किसी अगर कोई और शेयर होल्डर है लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसकी जगह खुद बनना चाह रहे हो या बनने का ट्राई कर रहे हो शेयर होल्डर, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। यहां पे इसने बोला है डिसीटफुली पर्सोनेट। डिसीटफुली मींस
धोखा करने के माइंडसेट से, धोखा करने के पर्पज से आपने क्या करा है, पर्सोनेट मींस आप कोई और बनने का ट्राई कर रहे हो, तब आप पे क्या लागू होगा, एज एन ओनर ऑफ द सिक्योरिटी। या तो आप क्या करना चाह रहे हो, या तो आप ओनर बनना चाह रहे हो किसका, सिक्योरिटी के, या फिर कोई कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड करने का ट्राई कर रहे हो, एज एन ओनर ऑफ द शेयर वारंट और या कूपन इशूड इन परसोनेंस ऑफ द एक्ट। या तो आप कोई सिक्योरिटी इशू हो रखी है, उसको पर्सोनेट उसका ओनर बनने का ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई इंटरेस्ट है या उस कंपनी ने शेयर वारंट या कूपन इशू कर रखा है, उसका क्या कर रहे हो, धोखाधड़ी से पर्सोनेट करने का ट्राई कर रहे हो। एंड देयर बाय ऑब्टेन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, या तो आपने हासिल कर लिया है या फिर आप हासिल करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, एनी सच सिक्योरिटी या इंटरेस्ट या फिर कोई भी वारंट या कूपन रिसीव्स और अटेम्प्ट, और आपने उसको रिसीव कर लिया है, या अटेम्प्ट टू रिसीव, या उसको आप हासिल करने का ट्राई कर रहे हो, एनी मनी ड्यू टू एनी सच ओनर, उन एक्चुअल शेयर होल्डर का इस सिक्योरिटी वारंट या कूपन से रिलेटेड कोई भी पैसा बनता है, वो आप गलत तरीके से धोखाधड़ी से हासिल करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। पहली चीज तो मिनिमम 1 साल से लेकर 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। एंड एंड साथ में एंड आपको कितने का फाइन लगेगा, 1 लाख से 5 लाख तक का। तो ये कोई ज्यादा बड़ा प्रोविजन नहीं था, छोटा सा प्रोविजन था, बट अच्छा था। ओके, अब सेक्शन 58 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। ऊपर जो भी प्रोविजन थे उसमें अपन ने पढ़ा कि जो भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना होगा किसको, जो भी होल्डर होगा। अब क्या है, उस चीज का क्या हो रहा है, रिफ्यूजल हो रहा है। आपने बोला कि ये करो, मेरा राइट है, लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है जज साहब, तारीख पे तारीख। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में in no case articles can take away the right of the member to transfer share in absolute by making share non transferable। कंपनी अगर जबरदस्ती एक शेयर जो ट्रांसफरेबल शेयर है उनको नॉन ट्रांसफरेबल करके एक शेयर होल्डर पे अगर अत्याचार कर रही है, क्या कि कोई भी कंपनीज के आर्टिकल्स है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो कोई भी शेयर होल्डर का या कोई भी मेंबर का ये राइट छीन नहीं सकते कि वो अपने शेयर को आगे ट्रांसफर करें। आपके पास में आपके खुद की गाड़ी है, बाइक है, या फिर आपके पास में मान लो आपकी खुद की कोई भी चीज है, एंड आपको कोई आके ये बोल दे, मान लो आप बाजार में जाके आप क्या करते हो, एक घड़ी खरीद के लाया, आप पहनने के लिए अच्छी सी आपने घड़ी खरीदी, और जिस दुकान वाले ने आपको घड़ी बेची वो क्या कर रहा है, वो आपको लिख के दे रहा है कि आप ये वाली घड़ी आगे किसी को नहीं बेच सकते। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी गलत है कि आपको आपके पास में आपकी खुद की जो चीज है वो आपको कोई बेचने से रोक रहा है। उसी तरह एक कंपनी के आर्टिकल्स है वो कोई भी मेंबर के राइट को ट्रांसफर करने के राइट को छीन नहीं सकते किसी भी वे में, एक जो ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी है उसको नॉन ट्रांसफरेबल करके। एंड शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कोई भी पब्लिक कंपनी को जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप किसी को भी बेच सकते हो। वेयर एज ए प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 टू रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द मेंबर टू। एक प्राइवेट कंपनी है वो कुछ ऐसी बातें हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है एक मेंबर को कि आप ये शेयर है इन पे ये रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब देखो, लेकिन फिर भी इसने क्या प्रोविजन दिया है सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 ने, नोटिस ऑफ द रिफ्यूजल टू बी सेंट, कि अगर रिफ्यूजल हो रहा है तो उसका नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको और कैसे, इफ ए प्राइवेट कंपनी, इसको हाईलाइट करेंगे, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, किस चीज के लिए, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर।
एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, अगर वो क्या करे, रिफ्यूज कर रही है किसको ट्रांसफर करने के लिए या फिर किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ द राइट ऑफ एनी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर द कंपनी शेल, अगर वो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज कर रही है तो एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेंड नोटिस ऑफ द रिफ्यूजल टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, जिस जो ट्रांसफर कर रहा है और जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है दोनों को एक नोटिस देना पड़ेगा, और द पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ द सच ट्रांसमिशन एंड स्टेटिंग रीजन देयरटू। पहली चीज तो जिनके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है और जो ट्रांसफर कर रहा है एंड जिसने ये इंटीमेशन दिया कंपनी को आप कि आप ये ट्रांसमिशन करो, सबको कंपनी को नोटिस देना होगा, साथ में रीजन बताना होगा कि हम ये रिफ्यूजल क्यों कर रहे हैं। Within a period of 30 days from the date on which the instruction of the transfer या intimation of transmission delivered to the company, कंपनी को जब ये चीज पता चली कि मेरे को ये ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, और कंपनी चाहती है कि मैं नहीं करूंगा, तो उसको अगले 30 दिनों में किसको, ट्रांसफरी एंड जिसने इंटीमेशन दिया उसको ये नोटिस देना होगा, साथ में रीजन बताना होगा कि मैं ये रिफ्यूजल क्यों कर रहा हूं। नाउ सिक्योरिटीज अदर इंटरेस्ट एज ए पब्लिक कंपनी, the security या other interest of any member in a public company are freely transferable. Any contract or arrangement between two or more persons in respect of transfer of the security shall be enforceable as a contract. Okay? कि पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और अगर कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं ये डॉक्यूमेंट इसको ट्रांसफर करने से रिलेटेड तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, बस इतनी सी बात है। अपील टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल, अब कंपनी अगर रिफ्यूज कर रही है, नोटिस दे दिया, लेकिन शेयर होल्डर को ये बात गलत लगी, शेयर होल्डर को लगा ये गलत बात है, तो क्या करेगा, ट्रांसफरी जो ट्रांसफरी है शेयर का, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर होने थे, वो क्या करेगा, अपील टू ट्राइब्यूनल, क्या करेगा, अपील करेगा किसको, ट्राइब्यूनल को, अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय ए प्राइवेट कंपनी टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन विद इन ए पीरियड ऑफ, ट्राइब्यूनल को ये अपील करेगा, कौन अपील करेगा, ट्रांसफरी जिसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर होने थे। ओके, किसको करेगा अपील, ट्राइब्यूनल को, कब करेगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, ऊपर जब कंपनी नोटिस दिया कि हम ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके अगले 30 दिनों में क्या करेगा, अपील करेगा ट्राइब्यूनल को, एंड 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर or intimation of the transmission was delivered to the company in case no notice has been sent by the company। भाई आपने कंपनी को बता दिया, आपने इंटीमेशन दे दिया कि हमारे जो ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है, उसको रजिस्टर करो भैया। कंपनी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सो रही है मस्त नींद में। ओके, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला कोई ना बाढ़ में जाए, हम नोटिस नहीं देंगे, हम तो रजिस्टर नहीं करेंगे, हम रहेंगे अपनी मस्ती में। तो इसके केस में अगर नोटिस दे दिया तो 30 दिनों में कर दो, लेकिन आपने वेट किया कि नोटिस या तो ट्रांसफर होगा, अगर ट्रांसफर नहीं किया तो नोटिस देंगे। ओके, तो अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो जब आपका ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ डॉक्यूमेंटेड, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आप एक काम करो, ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर दो कि हमारे साथ में गलत चीज हो रही है, हमारे ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो कंपनी ने नोटिस दिया, ना कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर कर रही है। एग्जाम्पल देखो, a application has been received by the private company for the transfer of the share on 25th November 2022. The transferee didn't get any response from the company, hence may advance an appeal, advance means फाइल कर सकती है किसको, ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकती है बाई 24 जनवरी 2023। 25 नवंबर से अगर 2 महीने आप 60 दिन काउंट करोगे तो वो आता है 24 जनवरी 2023। मींस कंपनी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो इस तारीख से अगले 60 दिन के अंदर अंदर एक आप ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हो। सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, अपील टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल बाय ए पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज। भाई प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये बात हो गई, प्राइवेट कंपनी के कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं और उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और अगर ये बात गलत लगी तो उसने ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर दिया। अब भाई पब्लिक कंपनी के जो सिक्योरिटीज है वो तो फ्रीली ट्रेडेबल है, एंड उसको पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, रजिस्टर नहीं कर रही है विदाउट सफिशिएंट कॉज, कि कोई जस्टिफाइड रीजन के बिना वो क्या कर रही है,
उसको रजिस्टर नहीं कर रही है, तो क्या होगा? इफ ए पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज refuses to register the transfer of security within a period of 30 days from the date on which the instruction of transfer या intimation of transmission delivered to the company, the transferee may appeal to the tribunal within a period of, किस पीरियड में? विदिन ए पीरियड ऑफ, कि अगर एक पब्लिक कंपनी है वो विदाउट एनी कोज के क्या कर रही है, या तो इंटीमेशन अगर उसका रिसीव हो गया ट्रांसमिशन का, या अगर ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गया लेकिन फिर भी अगर उसको रजिस्टर नहीं कर रहा, तो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल को। कितने टाइम में? 60 डेज फ्रॉम रिफ्यूजल। ऊपर 30 डेज थे, लेकिन पब्लिक कंपनी है भाई, सरकार का काम है, सरकार का काम थोड़ा धीरे होता है, तो आप एक काम करो, ये एज्यूम करो कि 30 दिन और एक्स्ट्रा मान लो प्राइवेट कंपनी से। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी, अब लॉ में कहीं भी देखना, एक मस्त चीज आपको नोटिस होगी। क्या नोटिस होगी? गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक तो आप एग्जम्पशन नोट करना, एग्जम्पशन जहां भी आएगा ना कोई भी सेक्शन में, वहां पे गवर्नमेंट कंपनी का नाम होगा कि ये एग्जम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को, वो एग्जम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को, ये वो पार्शियल जो भी, सब में गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा, टाइमलाइन जो भी होगी ना, गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट कंपनी से ज्यादा होगी। लॉ में आप कहीं भी देख लेना, इसलिए कहीं भी एमसीक्यू में आपको लगे ना कि गवर्नमेंट कंपनी का नाम आया है, और जो हायर साइड वाली जो टाइमलाइन है ना, वहां पे मेरे को टिक करना है। जो लेस एकदम कम वाला ऑप्शन है उसको कभी चूज मत करना गवर्नमेंट वाले टाइम में, गवर्नमेंट वाली कंपनी में। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी है, आराम से मजे से काम करेगी, कल आना परसों आना, 3 नंबर काउंटर पे जाओ, ऐसा काम होगा। इसलिए ऊपर 30 और 60 का टाइम लिमिट था, यहाँ पे कितने का टाइम लिमिट है? 60 और 90 का, 30 दिन एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो जब कंपनी ने रिफ्यूज किया उसके 60 दिनों में अगर इंस्ट्रक्शन नहीं आया कोई भी कंपनी से, मस्त हो रही है, तो काम नहीं हुआ तो 90 दिन अब वेट करो, 90 दिन तक। 90 दिन भी नहीं आया तो एक काम करो, ये इन्होंने नीचे एग्जांपल दे रखा है कि कंपनी को रजिस्टर करना था, ट्रांसफर 25 नवंबर 2022 को ये हो गया था, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया, तो 23 फरवरी 90 दिन के अंदर अंदर ये ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है। नाउ सेक्शन 58 सबसेक्शन 5, ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के केस में जब एप्लीकेशन दिया ट्राइब्यूनल को, अब क्या होगा? ट्राइब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद द अपील, कि जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई, अपील रिसीव हुई, तो आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ईदर डिसमिस द अपील और ऑर्डर डायरेक्ट, या तो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद में या तो क्या कर देगी, उस अपील को डिसमिस कर देगी, खारिज कर देगी, या क्या डायरेक्शन दे देगी, या क्या ऑर्डर दे देगी, ट्रांसफर करो, ट्रांसमिशन करो, shall be registered by the company and company shall comply with the such within a period of 10 days, कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगा, उसके अगले 10 दिनों के अंदर अंदर क्या करो, ये रजिस्टर करो, या डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड ऑल्सो डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस, या तो उसको रजिस्टर अगर हो चुका है उसमें कुछ गलती है तो उसको करेक्ट करो, एंड जो डैमेज फेस किए हैं ट्रांसफर ट्रांसफरी ने, उनको डैमेज दे दो। एंड ट्राइब्यूनल का ऑर्डर का आपने फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो आपको 1 साल से 3 साल तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख तक का क्या हो सकता है? आपको फाइन लग सकता है। नाउ यहाँ पे सुंदर से चार्ट फॉर्म में आपको रिफ्यूजल का पूरा आपको रिवाइज करना हो, अगर आपको विद इन ए मिनट, तो आप यहां से कर सकते हो। देखो, रिफ्यूजल के केस में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, रिफ्यूजल का नोटिस भेजा रीजन के साथ में, अपील करना है किसको? ट्राइब्यूनल को। 30 दिन अगर नोटिस आ गया, 60 दिनों के अंदर अंदर अगर नोटिस नहीं आया, ट्राइब्यूनल क्या करेगा? इधर डिसमिस, या तो 10 दिनों के अंदर अंदर। पहले इसको इधर देख लेते हैं। अब प्राइवेट कंपनी के केस में नोटिस भेज दिया रिफ्यूजल का, तो अपील करेगा ट्राइब्यूनल को 30 दिनों के अंदर अंदर, या फिर अगर मान लो नोटिस नहीं आया तो 60 दिन के अंदर अंदर। पब्लिक कंपनी के केस में कांट रिफ्यूज, पहली चीज तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, आपके पास में अगर रीजन नहीं है तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर कोई रीजन देके रिफ्यूज करा है, तो अपील करेंगे ट्राइब्यूनल को 60 और 90 दिन के टाइम पीरियड में। 60 जब नोटिस मिल गया है रिफ्यूजल का, 90 जब नोटिस नहीं मिला है। दोनों ही केस में ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर कर सकता है? या तो 10 दिनों के अंदर अंदर
इसको रजिस्टर करो ट्रांसफर को, या फिर रजिस्टर जो किया है उसमें अगर रेक्टिफिकेशन करना है रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जो ऊपर अपन ने पढ़ी थी। बस इतनी सी बात है। नाउ अगला क्या सेक्शन है? अगला सेक्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 59। सेक्शन 59 किसके बारे में बताता है कि जो आपके पास में रजिस्टर, भाई ऊपर आप ट्रांसफर ट्रांसमिशन कर रहे हो, अब जो भी रजिस्टर मेंटेन कर रही है कंपनी, उसमें कुछ चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। कंपनी के रजिस्टर में नाम चेंज होंगे क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें ऑल्ट्रेशन होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, तो उसके क्या क्या प्रोविजन है वो बताता है सेक्शन 56। देखो कंपनीज एक्ट में जो भी सेक्शन है ना वो है एकदम फ्लो में। आपको आईसीएआई ने अपनी बुक में भले ही कंटेंट मींस ऐसा कुछ दे रखा है कि आपको पढ़ने से ऐसा लगे कि यार मतलब क्या ही दे रखा है, लेकिन उसने जो जो सेक्शन दिए हैं वो फ्लो में ही दिए हैं। इसलिए जो चैप्टर भी दिए हैं फ्लो में दिए हैं, भले ही कोई टीचर आपको कोई चैप्टर ऊपर नीचे पढ़ा रहा होगा, बट एज पर कंपनी के जो प्रोविजन है वो उसी तरह है। ओके, देखो सेक्शन 59 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? अपील बाय द अग्रीव्ड पर्सन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है कंपनी की गड़बड़ी के बारे में। कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कुछ चेंज करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, लेकिन कंपनी कर नहीं रही, कंपनी कर रही है अपनी जबरदस्ती। इस केस में क्या होगा? अपील बाय द अग्रीव्ड पर्सन। क्या अपील? एन अग्रीव्ड पर्सन या मेंबर ऑफ द कंपनी या कंपनी में अपील टू ट्राइब्यूनल और टू ए कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज। क्या क्या हो सकता है? अगर अग्रीव्ड, अग्रीव्ड किसको बोलते हैं? कि जिसने कुछ फेस किया है। अग्रीव्ड मीन्स जिसके साथ में गलत हुआ है, जो भुगत भोगी है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में जो भुगत भोगी आदमी है उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पर्सन। या तो अग्रीव्ड पर्सन या कोई मेंबर है कंपनी का, या कंपनी खुद किसको अपील कर सकती है? ट्राइब्यूनल का, या फिर कोई कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट है। किसमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए? रजिस्टर में। अगर क्या हुआ है, अगर कौन कौन सी चीजें हुई हैं? नेम ऑफ एनी पर्सन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। गलत तरीके से कोई भी आदमी का नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया है। या नेम ऑफ एनी पर्सन ओमिटेड आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में मेंबर का नाम था लेकिन उसका नाम वहां से हटा दिया, या तो गलत तरीके से एंटर कर दिया या गलत तरीके से हटा दिया। इफ ए डिफॉल्ट इज मेड या unnecessary delay takes place in entering the register, the fact of any person having become the ceased to be the member। या तो कोई मेंबर बन चुका है या बन के हट चुका है, उसके नाम को या हटाने में या ऐड करने में क्या करा है? या तो डिफॉल्ट किया है या फिर वो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, मतलब कोई कॉज ही नहीं है डिले करने का। जो रजिस्टर में नाम एंटर करना था, कंपनी बोल रही है आज मूड नहीं है, कल आना, कल करेंगे इस काम को, तो ये अननेसेसरी अगर डिले हो रहा है तो उस केस में भी एक अग्रीव्ड मेंबर या कंपनी किसको अपील कर सकती है? ट्राइब्यूनल को। अब सेक्शन 59 सब सेक्शन 2 बोलता है कि ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर देगा। ट्राइब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज डिसमिस द अपील, या ऑर्डर करेगी, या तो डिसमिस कर देगी अपील को, या क्या ऑर्डर देगी? डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। कि जब मैं ऑर्डर दे दूंगा, मींस ट्राइब्यूनल बोल रहा है कि मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, आप इसके अगले 10 दिनों में क्या करो, जो बात के लिए अभी लड़ी हुई है उसको खत्म करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसमिशन करो, उसको रजिस्टर करो। या डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी और द रजिस्टर एंड द लेटर केस डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस। कि या तो आप रेक्टिफिकेशन कर लो, साथ के साथ में आप एक अगर उसको अग्रीव्ड पर्सन जो भी है, जो भुगत भोगी आदमी है, उसको अगर कोई डैमेज हुआ है इस चीज की वजह से, आपकी गलती की वजह से, तो वो डैमेज पेमेंट करो। नाउ right of holder is protected under section 59 subsection 3। subsection 3 protect the right of holder of the security। इसको जो इसके पास में सिक्योरिटी है उसके राइट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज फर्दर एनी पर्सन acquiring such security shall be entitled to voting right unless the voting right have been suspended by the order of tribunal। पहली चीज कि जिसको ट्रांसफर हुआ है, ये जो भी ट्रांसफर हुआ है सिक्योरिटीज का, उसके पास में वोटिंग राइट जाएगा
लेकिन अगर ट्राइब्यूनल बोलता है कि इसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा अपने ऑर्डर में, तो अलग बात है। लेकिन जो राइट्स पहले शेयर होल्डर के थे वो सारे के सारे जिसको ट्रांसफर हुए शेयर उसके होंगे, बस इतनी सी बात है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रावीन सर्टेन एक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल। अब आपको ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि ये आपको बात करनी है, फिर भी आपके चुल मची है कुछ गड़बड़ करने की, आपकी हो रही है खुजली किस चीज की, कुछ ना कुछ गलती करने की। इस केस में क्या होगा, ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कंपनी या फिर होल्डर, कोई भी अगर किसको ट्राइब्यूनल कोई एप्लीकेशन दे रहा है या सेबी direct any company depository to set right the contravention and rectified register records concerned where the transfer of securities in the contravention of the provision of the, कि अगर ट्रांसफर के टाइम में आपने किसका कॉन्ट्रवेंशन कर दिया, SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी 1992, कंपनीज एक्ट, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ओके, अब देखो अगला क्या है। ये एक चार्ट दे रखा था, ये अगले जो, अच्छा हाँ, अगले जो सेक्शन है, सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 68 तक, ये किसके बारे में, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इतने तक अपन ने जो भी पढ़ा वो पढ़ा था, जो भी शेयर कैपिटल है उसके ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, प्रेफरेंस शेयर, उसके कॉल के बारे में जो भी था उसका सारा अपन ने प्रोविजन पढ़ा। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, शेयर कैपिटल के ऑल्ट्रेशन के बारे में। ओके, 1 सेकेंड, देखो अभी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे कितने प्रोविजन है, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 66 और 68। सेक्शन 61 किसके बारे में बात करता है, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनीज। सेक्शन 62 राइट इश्यू के बारे में, 63 बोनस इश्यू के बारे में, 66 बात करता है रिडक्शन के बारे में, सेक्शन 68 बात करता है बाईबैक के बारे में। ये सारे शेयर कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन है, ये सेक्शन है सेक्शन। तो सबसे पहले जो सेक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन 61, जो क्या बोलता है, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल, कि अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करने का लिमिटेड कंपनी को क्या राइट्स है। ओके, तो चलिए सर, a limited company with a share capital can alter the capital clause of its MOA in any of the following ways by passing a resolution at general meeting provided authority to alter is given by the article। देखो कोई भी लिमिटेड कंपनी है, अगर एक लिमिटेड कंपनी क्या करना चाहती है, अपने कैपिटल जो MOA में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें क्या करना चाहती है, ऑल्ट्रेशन करना चाहती है, उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, उसको एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड कि उसको आर्टिकल्स ये चीज प्रोवाइड कराते हैं। मींस एमओए में क्या करा सकता है, वो क्या करा सकता है, ऑल्टर करवा सकता है अपने आर्टिकल्स को, अपने एमओए में क्या ऑल्टर करा सकता है, अपने शेयर कैपिटल को, किससे, स्पेशल रिजोल्यूशन दे। लेकिन आपको ये अथॉरिटी कंपनी के आर्टिकल भी देने चाहिए, किसके बारे में, इंक्रीज करने में या तो अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाने में, कंसोलिडेट या डिवाइड कर, मींस किसी को दो तरह के शेयर उसको जोड़ने में या उसको अलग अलग करने में या उसको कन्वर्ट करने में या सब डिवाइड या इंक्रीज करने में, ये सेम चीज वापस आ गई। अब देखो आर्टिकल्स क्या क्या बोलना चाहिए, इट मे इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडिएंट, कि अगर एक कंपनी जितना अपना चाहती है, सोच रही है उतना क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, किसको, अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को, कंसोलिडेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है होल और एनी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, या तो कोई शेयर अलग अलग है उनको साथ में जोड़ के कंसोलिडेट कर दो, या फिर एक साथ में शेयर है उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, कन्वर्ट कर सकती है ऑल और एनी ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। अपन ने ऊपर पढ़ा था शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, आपने दुकान में जाके देखा, एक लाल तरह की सेव दिख रही है,
एक थोड़ी सी व्हाइट तरह की सेव दिख रही है, तो क्या है, वो तो हो गया शेयर, क्या, सेव। लेकिन बहुत सारी आपको एक साथ में दिखी, वो है स्टॉक। ओके, आपको क्या करा, आपको दिखा कि आपको सेव भी दिख रही है, आपको अमरूद भी दिख रहा है, आपको मौसमी भी दिख रही है, आपको अनार भी दिख रहा है, वो क्या है, वो है दुकान का स्टॉक। ठीक है, यही बोल रहा है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो किसको, स्टॉक को शेयर्स में, शेयर्स को स्टॉक में। सब डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स स्मॉलर पार्ट। कैंसिल कर सकते हो शेयर को, नॉट बीन टेकन अप, रिड्यूस द कैपिटल अकॉर्डिंगली। तो क्या क्या कर सकते हो आप, इसको कैंसिल करना था, इसको लिख दिया मैंने इंक्रीज, कैंसिल। ओके, नाउ नोट क्या दिया है, द प्रोपोर्शन बिटवीन द अमाउंट पेड एंड अनपेड ऑन ईच रिड्यूस शेयर शैल बी द सेम एज इट वाज इन द केस ऑफ द शेयर फ्रॉम द रिड्यूस शेयर इज डिराइव्ड। ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपने रिड्यूस किया है तो आपको सेम प्रोपोर्शन में उसको लाना है, ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है। शेयर विद द फेस वैल्यू, एग्जांपल दे रखा है, शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, जिसपे 80 रुपए पेड अप है, कैन बी स्प्लिट इनटू 10 शेयर्स ऑफ 10 नॉमिनल वैल्यू ईच फॉर दी 8 पेड अप शेयर कैपिटल। मींस अगर आपके पास में 80 रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल था और आपको कन्वर्ट करना है, तो आप वापस उसी 10 रुपए पे नहीं करोगे, अब आप 10 शेयर को 10 शेयर को 10 नॉमिनल वैल्यू पे बांट सकते हो, लेकिन उसकी पेड अप अभी भी 8 ही होनी चाहिए। ठीक है, within 30 days of the alteration, a notice must be given in Form SH7 to the registrar, who will record the same and make necessary alteration in company's M1। ठीक है, कि आपने ऑल्ट्रेशन किया है तो अगले 30 दिनों में क्या करो, रजिस्ट्रार को नोटिस दे दो कि हमने ये ऑल्ट्रेशन किया है। कैंसिलेशन ऑफ द शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, कि अगर आपने शेयर को कैंसिल किया है तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका शेयर कैपिटल में रिडक्शन हुआ है। ओके, कैंसिलेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ ये चीज आपने देख ली कि एक कंपनी अपने एमओए में रिजोल्यूशन पास करके ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके आर्टिकल्स ये चीज ऑथराइज करनी चाहिए, क्या चीज के लिए, इंक्रीज, कंसोलिडेट, कन्वर्ट, डिवाइड या कैंसिल के लिए, बस। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर जित जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल थी आपके पास में, उसी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल में आपको कन्वर्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 62, कि आपकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आपके इश्यू हो रखी है, आपको क्या करना है, फर्दर इश्यू करना है, और ज्यादा आपको शेयर कैपिटल इश्यू करना है। उस केस में क्या होगा, ऑफरिंग ऑफ इश्यू ऑफ द फर्दर शेयर, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1, वेयर एवर ए कंपनी having a share capital propose to increase its subscribed capital by issue of the further share, such shares shall be offered। कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डिंग मीन्स अपने शेयर नए इश्यू करना चाहती है तो कैसे कर सकती है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, टू एनी पर्सन बाय द एसआर। ठीक है, तीन तरीके से कर सकती है, पहला या तो अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से उनको कर सकती है इश्यू, या एम्प्लॉयज को ईसॉप्स के थ्रू कर सकती है, मींस स्कीम के थ्रू कर सकती है, या कोई एसआर पास करके कोई और पर्सन को कर सकती है, मींस अगर आपको अदर पर्सन को करना है तो आपको एसआर पास कराना होगा। तो तीन जगह। अब यहाँ पे तीनों के अलग अलग इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि अगर आप तीनों को कर रहे हो, मीन्स अलग अलग कर रहे हो, तो आपको क्या क्या प्रोविजन ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू कर रहे हो शेयर कैपिटल नहीं, तब इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल ऑन दो शेयर हेल्ड बाय देम। ठीक है, बाय सेंडिंग ए लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म नोटिस, सच नोटिस शैल स्पेसिफाई। पहली चीज, आप उनको कितने प्रोपोर्शन में आप इश्यू कर सकते हो, नए शेयर है वो जितने प्रोपोर्शन में उनकी कैपिटल पेड अप है, जितने में होल्ड करते हैं और जितने की उनके पेड अप शेयर कैपिटल है, उतने में आप क्या कर सकते हो, उनको नए इश्यू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑफर नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर टू बी ऑफर्ड, कितने शेयर है वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, कितने टाइम में आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है, द टाइम पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज, और वो टाइम पीरियड 15 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 15 दिनों से, सॉरी, यहाँ पे लिख रखा है शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज, 15 दिनों से कम का नहीं होना चाहिए।
और सच लेसर नंबर ऑफ द डेज एज मे प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मींस आपका जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है 15 से 30 दिनों के बीच का होना चाहिए। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइन। और अगर हम ये ऑफर आपको कर रहे हैं और अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने ऑफर डिक्लाइन कर दिया है। Confirm the right to renounce all or any such share to the existing holder in favor of the some other person unless article otherwise provided। और अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो बोल रहा है कि ये काम करो जो मेरे को आप ऑफर कर रहे हो ना, तो मैं इसको इस पर्सन को ऑथराइज करता हूं या इस पर्सन का नाम मेंशन करना चाहूंगा कि आप इनको ये शेयर कैपिटल इश्यू कर दो, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी उसको इश्यू कर सकती है। लेकिन आपके आर्टिकल में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको इश्यू करनी है नई शेयर कैपिटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जितनी है उतने ही प्रोपोर्शन में आप इश्यू करोगे। ओके, दूसरी आपको लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफर कर रहे हो, टाइम पीरियड लिखा होना चाहिए 15 से 30 दिन का होना चाहिए, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर वो शेयर होल्डर रिनाउंस करना चाहता है, किसी और के नाम पे करना चाहता है, मींस आप मेरी जगह आप इसको दे दो, वो भी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। स्पेसिफिक नोट्स क्या क्या है, टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर शैल बी मेड फॉर एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। कि अब आप ऑफर कर रहे हो तो 7 दिनों से कम का नहीं होना चाहिए। द ऑफर डिक्लाइन बाय द एग्जिस्टिंग होल्डर देन एट intimation of the such decline or after expiry of the specific time given to him for the exercise the right the board of director may dispose of them। कि अगर आपने टाइम पीरियड दिया उसमें एक्सेप्ट नहीं किया या उसने डिक्लाइन ही कर दिया, तो आप क्या करना है, वो शेयर का डिस्पोज ऑफ करना है, आपको खत्म कर देना है वो शेयर कैपिटल। while determining checking proportion as nearly as circumstances admit shall be accepted। ज्यादा नहीं है कि पेड अप शेयर कैपिटल आप काउंट कर रहे हो, तो जो नजदीकी बातें हैं प्रोविजन की वो आपको ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एनी शॉर्टर टाइम पीरियड to accept the offer may be provided if 90% of the member have given their consent in writing or in electronic mode such shorter period। ये स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अब ऊपर तो बात हो गई एग्जिस्टिंग कंपनी को इश्यू करने की क्या शेयर कैपिटल। दूसरी इन्होंने बात करी टू एम्प्लॉयज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। उस केस में क्या करना है, आपको एसआर पास कराना है, किसको, कंपनी को। अगर आपको ईसॉप्स या कोई भी स्कीम में एम्प्लॉयज को अगर शेयर इश्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में एक एसआर पास कराना पड़ेगा। एंड साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एंड इसको हाईलाइट, एंड कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 12। रूल 12 में जो कंडीशन लिखी है वो फुलफिल होनी चाहिए। नीचे नोट दे रखा है, इंस्टेड ऑफ एसआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी सफिशिएंट इफ फॉलोइंग केसेस। ऊपर दे रखा है कि अगर आपको एम्प्लॉयज को कोई स्कीम में अगर आपको शेयर कैपिटल इशू करनी है तो आपको एसआर पास कराना पड़ेगा, लेकिन दो जगह ऐसी है जब आपका ओआर से ही पास काम हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी एज नॉट डिफॉल्टेड, एक प्राइवेट कंपनी के केस में जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में, एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के केस में। तीसरा केस था कि कोई और पर्सन को अगर आपको करना है तो आप कोई और पर्सन को आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या कराना पड़ेगा, एसआर पास कराना पड़ेगा, इवन इफ दे आर नॉट विद इन द टू कैटेगरीज मेंशन अबव। भले ही वो ऊपर दो कैटेगरीज में नहीं है, किसी और को आपको करना है तो एसआर पास कराना ही पड़ेगा। नाउ डिस्पैच ऑफ नोटिस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब अब आप क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो किसको, एग्जिस्टिंग होल्डर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पैच थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। अब रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कुरियर और एनी अदर मोड हैविंग proof of delivery or to all the existing holder at least 3 days before the opening of the issue। आपको जब आप इश्यू की ओपनिंग करोगे, जो भी आपको इश्यू करना है शेयर कैपिटल, उससे 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। सारे जो भी वे ऑफ सेंडिंग द नोटिस हैं, कुरियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, जो भी है। इन केस प्राइवेट कंपनी के केस में या एनी शॉर्टर नोटिस इन लेस देन 3 डेज, 3 दिन से कम का भी नोटिस आप प्राइवेट कंपनी के केस में दे सकते हो जब 90% ऑफ मेंबर हैज बीन कंसेंट इन राइटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। कि
प्राइवेट कंपनी के जो भी मेंबर है उसके 90% इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, 3 दिन से कम का नोटिस आप दे दो। सेक्शन 62 shall not be applicable on conversion of the debenture or loan into equity share। ये जो प्रोविजन है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर के केस में। सेक्शन 62 shall not be applicable on conversion of debenture या लोन into equity share provided terms and condition under such conversion took place। कि डिबेंचर या लोन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप चाहते हो कि इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर दें या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दें, ये बिल्कुल नहीं होगा। not be applicable or conversion of debenture or loan into equity share provided terms and condition under which such conversion took place must be approved by the company in general meeting through SR prior to issue debenture and grant of loan। ओके ये चीजें होनी चाहिए तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर या लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इनटू शेयर, कि जब कंपल्सरी कन्वर्जन होगा उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में गवर्नमेंट टू डायरेक्ट बाय ऑर्डर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर या लोन कंसिडर पब्लिक इंटरेस्ट on terms and condition reasonable in the circumstances even if not providing option for the conversion। तो क्या होगा? अपील टू ट्राइब्यूनल विद इन 60 डेज। नहीं, कन्वर्जन नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, तो क्या कर सकती है कंपनी? ट्राइब्यूनल को 60 दिनों के अंदर अंदर अपील कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी इस केस में? कंसिडर करेगी, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, इश्यू के टर्म्स देखेगी, इंटरेस्ट पेबल देखेगी या कोई और मैटर वो देखेगी। पर्सन टू द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ऑथराइज शेयर कैपिटल स्टैंड इंक्रीज एंड मेमोरेंडम शैल स्टैंड ऑल्टर। यहाँ पे इसने डिटेल बताया है, ऊपर अपन ने पढ़ा था छोटा सा चार्ट, आपको मेरे को पता है कुछ नहीं समझ आया, बट अब अपन डिटेल में इसको देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन 62 का सबसेक्शन 4। गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो क्या ऑर्डर दे सकती है। सेक्शन 62 एम्पावर्स द गवर्नमेंट, किसको एम्पावर करता है ये सेक्शन? गवर्नमेंट को टू डायरेक्ट बाय ऑर्डर, क्या डायरेक्शन दे सकता है ऑर्डर देके? कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर इशू टू द गवर्नमेंट और लोन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू कंपनी ईदर फुल और इन पार्ट देयर ऑफ इनटू शेयर ऑफ द सच कंपनी। कि जो डिबेंचर आपने गवर्नमेंट को इश्यू करे या लोन इश्यूड बाय गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट को कोई लोन गवर्नमेंट ने इश्यू किया टू ए कंपनी, या तो गवर्नमेंट को आपने डिबेंचर दिए या फिर आपने गवर्नमेंट से लोन लिया। ओके, इस केस में गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि जो भी लोन या डिबेंचर है उसको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकती है। इफ दैट गवर्नमेंट कंसिडर इट नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, अगर गवर्नमेंट को यह चीज पब्लिक इंटरेस्ट में सही लगती है तो। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज अपीयर टू द गवर्नमेंट टू बी रीजनेबल टू इन द सर्कमस्टेंसेस इन केस, कि पहली चीज पब्लिक इंटरेस्ट में हो, दूसरा चीज उसको ये रीजनेबल लगता हो कि यह कन्वर्जन होना चाहिए, तब हो सकता है। इवन इफ टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ सच डिबेंचर रेजिंग टू सच लोन डू नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द ऑप्शन फॉर द कन्वर्जन, भले ही आपने जब इश्यू करा तब ये बात नहीं बोली होगी कि हम ये कन्वर्जन करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी अगर गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में या रीजनेबल ये लगता है कि ये कन्वर्जन होना चाहिए डिबेंचर का लोन का, तो कन्वर्जन करा सकती है। एंड वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय टू द कंपनी, एंड गवर्नमेंट का ये जो भी मोनोपोली, मान लो अगर कंपनी को लगता है कि ये चीज गवर्नमेंट है वो जानबूझ के या फिर अपने पावर के लिए कर रही है, तो क्या कर सकती है कंपनी? क्या कर सकती है? ट्राइब्यूनल को अपील कर सकती है 60 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया उसके अगले 60 दिन में क्या करो, आप ट्राइब्यूनल के पास में जाओ अपील लेके कि ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। ट्राइब्यूनल आफ्टर हियरिंग द कंपनी गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट डीम फिट, कि अगर ट्राइब्यूनल को जो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद में जो चीज सही लगी वो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। नाउ सेक्शन 62 सबसेक्शन 5 रिक्वायर गवर्नमेंट शैल कंसीडर फॉलोइंग व्हाइल डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन, कि गवर्नमेंट जब ये कन्वर्जन का ऑर्डर देगी कंपनी को तब कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया, नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी है वो कन्वर्जन कराते टाइम में। कौन कौन सी? पहली चीज तो फाइनेंशियल पोजीशन,
भाई कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन तो देखो कि वो कन्वर्ट कराने लायक है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले क्या देखी जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरी, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ द डिबेंचर या लोन। इन केस हो कि जब वो लोन या डिबेंचर इश्यू हुआ तब उसके टर्म्स कंडीशन क्या थी वो देखो वापस। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, कि उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कितना था, या अदर मैटर एज में कंसिडर नेसेसरी, कि कोई और भी मैटर जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये देखना जरूरी है तो वो भी आप दे सकते हो। तो कौन सी चार चीजें तुझे देखेगी, सबसे पहले तो फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, ये कन्वर्ट करने लायक है भी या नहीं है। उसके बाद में जब ये डिबेंचर लोन इश्यू हुआ तब उसके टर्म्स क्या थी इश्यू करने की वो देखेगी। साथ के साथ में उस पे कितने रेट पे इंटरेस्ट पेबल था वो देखेगी। लास्ट अगर कोई और भी मैटर हो तो वो भी देखेगी। नाउ सेक्शन 62 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, स्टेट pursuant to the order of the government for the conversion of debenture or loan into equity share under subsection 4, the authorized share capital of such company shall stand increased by or amount equal to the amount of value of the such share which such debenture loan part thereof converted एंड मेमोरेंडम शैल स्टैंड ऑल्टर्ड। बाई सिंपल सी बात है, अगर आप शेयर कैपिटल मींस आप डिवेंचर या लोन को कन्वर्ट करोगे शेयर कैपिटल में तो डेफिनेटली कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी बस। सेक्शन 62 shall not apply to the निधि कंपनी while complying with the such exception the निधि कंपनी shall ensure that the interest of their shareholder are protected। ओके कि ये बोल रहा है कि सेक्शन 62 वाला जो कन्वर्जन वाला प्रोविजन है कि गवर्नमेंट है वो निधि कंपनी के शेयर्स को या डिबेंचर को या लोन को कन्वर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये निधि कंपनी को एग्जम्पशन है, बट ये बोल रहा है कि अगर ये एग्जम्पशन आपको दी है तो एक निधि कंपनी का ये ऑब्लिगेशन है कि वो शेयर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट कर ले। ओके, नाउ इश्यू बोनस शेयर, इश्यू बोनस शेयर वाला सेक्शन 63 क्या बोलता है, बोनस शेयर किसको बोलते हैं, बोनस शेयर वो शेयर कैपिटल होती है जिसपे जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेती। ओके, बोनस में इश्यू कर रही है, फ्री में इश्यू कर रही है, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो सेक्शन 63 में बोनस शेयर इश्यू करने के क्या क्या प्रोविजन है वो बोलता है। ऊपर अपन ने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो 62 में क्या कर, अब आप ये चार्ट देखो कि गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट कर सकती है कि कन्वर्ट कर लो अपने डिबेंचर या लोन को किसमें, शेयर कैपिटल में। कब, जब वो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में सही लगता है या फिर उसको सरकमस्टेंसेस मींस आसपास की जो सरकमस्टेंसेस एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि ये चीज कन्वर्ट होनी चाहिए। एंड अगर भले ही उस टाइम पे कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं था फिर भी आप कन्वर्ट करा सकते हो। एंड कंपनी को अगर ये लगता है रीजनेबल नहीं है तो अगले 60 दिनों में वो ट्राइब्यूनल को बता सकती है। एंड गवर्नमेंट ये चीज कंसिडर क्या क्या करेगी, उस फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, टर्म्स ऑफ इश्यू देखेगी, इंटरेस्ट का रेट देखेगी या अदर कोई मैटर है। और पर्सुएंट टू द ऑर्डर, जब ऑर्डर दे देगी तो क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बस ये सेक्शन 62 बोला। सेक्शन 63 बोनस शेयर के बारे में क्या बोलता है कि एक कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर। एक कंपनी है जो फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर सकती है टू इट्स मेंबर आउट ऑफ मींस, अब बोनस शेयर इश्यू कर रही है तो ऐसा तो है नहीं शेयर कैपिटल इश्यू कर रही है, बोनस है, कंपनी को मेंबर को भी पैसा नहीं मिलेगा, उस बोनस का मतलब ही नहीं है। तो उसका भी कोई ना कोई सोर्स तो होगा वो बोनस शेयर इश्यू करने का। ऐसा तो है नहीं, अगर एक कंपनी या मान लो आपके घर वाले आपको कुछ दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो उसका कोई सोर्स तो होगा वो बोनस देने का। क्या होगा, किसके थ्रू कर सकती है, बोनस इश्यू आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कंपनी के पास में, उसके पास में अगर कोई फ्री रिजर्व पड़े हैं लेकिन अदर देन रीवैल्यूएशन रिजर्व, कोई भी असेट का रीवैल्यूएशन हुआ है उसके अलावा अगर उसके पास में रिजर्व पड़े हैं तब भी वो उसका क्या कर सकती है, बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऊपर देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बोनस इश्यू के लिए यूज कर सकते हैं। CRR अकाउंट ओके, तो ये तीन चीजें हैं जहां से एक कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब नो कंपनी में कैपिटलाइज इज प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ इश्यूइंग द बोनस शेयर अनलेस, कि भले ही कंपनीज एक्ट ने आपको क्या दिया है, ये राइट दिया है कि आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो, बट आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी या आपके पास में ये चीजें फॉलो होनी चाहिए तभी आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। कौन कौन सी, पहली चीज तो आपके ये चीज आर्टिकल्स आपको ऑथराइज करना
चाहिए तभी आप ये बोनस शेयर इशू कर सकते हो। आप कंपनी का संविधान है वो आपको ये बता रहा है कि आप अपने कंपनी में बोनस शेयर इशू कर सकते हो, तभी आप कंपनी में बोनस शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग, कि आप जो ये बोनस शेयर इशू कर रहे हो वो आपको बोर्ड ने क्या करा है, ऑथराइज करा है जनरल मीटिंग में। It has not defaulted in the payment of interest and principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it। आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हो, आप जबरदस्ती फ्री में कुछ पैसा बांट रहे हो, लेकिन आपने अपने जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है या फिर डेट सिक्योरिटीज है उस पे आपने ना तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया ना तो आपने डिविडेंड पेमेंट किया, तो आप बोनस शेयर इशू बिल्कुल नहीं करोगे। इसलिए बोला है कि आपने डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। एंड आपके जो भी स्टेटूटरी ड्यूज है ऑफ द एम्प्लॉय, मान लो वेजेस है, लेबर का पेमेंट है, सच एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, ग्रेचुइटी या बोनस है, कोई भी हो जो कानूनी तौर पे आपको जो काम करना था वो आपने नहीं किया और आप कर रहे हो बोनस शेयर इश्यू, तो ये अलाउड नहीं है। आपने सारे के सारे जो कानूनी तौर पे जो भी ड्यूज है वो आपने पेमेंट कर रखे होने चाहिए, तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। कोई भी पार्टली पेड अप शेयर है वो पहले आप फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद में ही आप बोनस शेयर इशू करोगे। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब रूल 14 ऑफ कंपनीज share capital and debenture rules 2014 that a company which has once announced the decision of board recommending bonus issue shall not subsequently withdraw the same। कि अगर आपने एक बार ये अनाउंस कर दिया बोर्ड की रिकमेंडेशन पे कि बोनस शेयर इशू होने चाहिए, अब आप उस चीज से पीछे नहीं हट सकते, आपको वो बोनस शेयर इशू करना होगा। द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर होल्डर है वो डिविडेंड मांग रहा है, आप उसको बोल रहे हो अपने पास में डिविडेंड तो नहीं है, काम कर तो बोनस शेयर ले ले इस कंपनी के, तो वो अलाउड नहीं है। आप डिविडेंड के बेस पे आप क्या नहीं कर सकते, बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। आपको डिविडेंड अलग देना होगा, बोनस शेयर का प्रोविजन अलग है, बोनस शेयर आपको अलग देना होगा। इसलिए बोनस शेयर के क्या प्रोविजन है, सेक्शन 63 क्या बोलता है कि एक कंपनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर से क्या कर सकता है, बोनस इश्यू कर सकता है। लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं वो आपकी फॉलो होगी तभी आप एक बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। कब आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए, बोर्ड रिकमेंडेशन जनरल मीटिंग में होना चाहिए, आपने डिपॉजिट में या डेट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, आपने ड्यूज में कोई पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, आपके जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए बोनस शेयर के टाइम पे, एंड आपने अनाउंस कर दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं करोगे, और डिविडेंड के बेस पे आप बोनस इश्यू नहीं करोगे कि एक शेयर होल्डर का डिविडेंड बाकी है लेकिन आप डिविडेंड की जगह उसको बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। ओके, तो आज अपन ने कौन कौन सा सेक्शन कवर कर लिया, सेक्शन कहाँ गया, मेंबर्स, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, ये रहा। आज अपन ने सबसे पहले देखा था सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के बारे में। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के प्रोविजन थे, जो भी इंटरेस्ट या शेयर होल्डर थे उसका ट्रांसफर ट्रांसमिशन। पर्सोनेशन मींस कोई और हो और कोई और बनने का ट्राई कर रहे हो, किस रॉन्गफुली धोखाधड़ी के लिए। सेक्शन 58 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज कर रही है। ओके, सेक्शन 59 मेंबर के रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड प्रोविजन। सेक्शन 61 कि एक लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है, उससे रिलेटेड। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एम्प्लॉइज को एंड अदर कोई भी पर्सन है, एंड इश्यू ऑफ द बोनस शेयर। पीछे अपने पास में बचते हैं सेक्शन 64 से लेके सेक्शन 61, इसको अपन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो भी ये अपन ने कवर किया है उसको आप वापस कवर करो। राधे राधे, थैंक यू सो मच।